हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पे बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसई का सब्जेक्ट शोध प्रविधि। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके एग्जाम में आने के डायरेक्टली जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये क्वेश्चन जो है हमने रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर ही हमने केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर आप सभी ने ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लीजिए आपका एग्जाम का जो 80 से 90% का जो पेपर है वो यही से कवर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर अदर किसी वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ओनली इसी वीडियो से आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल गिव अवे भी। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे उनको हम उन 3 स्टार्टिंग के लकी विनर्स को हम देंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते के साथ ही हम तुरंत अनाउंस करेंगे हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी जाकर हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का जो क्वेश्चन है ना वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं ना वो आप सभी के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज होती हैं। लेकिन आप सभी को अगर इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पेड नोट्स भी जो है हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो प्राइस भी यहाँ पे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इजीली नोट्स को बाय कर सकते हो। और नोट्स का जो प्राइस है वो यहाँ पे ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं लेना है, अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो लेक्चर को भी देखकर अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शोध प्रविधि के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सो रेडी, सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न रहने वाला है कि शोध कार्य के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का यहाँ पे आकलन कीजिए। वहीं दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है कि शोध के संदर्भ में आने वाली समस्याओं क्या और बाधाओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। यानी दोनों में ही हमें क्या बताना है, शोध कार्य के समक्ष कौन कौन सी आपकी चुनौतियां हैं, वहीं शोध कार्य के संदर्भ में आने वाली कौन कौन सी आपकी बाधाएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। तो देखो, शोध क्या है। शोध का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आपका रिसर्च। ठीक है, रिसर्च हम जब भी रिसर्च हम कब करते हैं कि जब भी हमें लंबे समय तक किसी भी समस्या का जब समाधान नहीं मिलता, किसी भी विषय के ऊपर या किसी भी ऐसी समस्या के ऊपर जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, डीपली सारी चीज़ों को समझते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शोध बोलते हैं, यानी आपका रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो शोध क्या है, आपका एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को या किसी भी तथ्य यानी आपके फैक्ट्स का हम क्या कर सकते हैं, गहराई से उसका अध्ययन कर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं और नई जानकारी जो है, नए ज्ञान की जो प्राप्ति है, जानकारी की प्राप्ति है, हम वो कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो शोध है ना, इसके करने का पीछे का उद्देश्य क्या है कि हम सही जानकारी को प्राप्त कर सके, यानी सत्य की खोज कर सके, ज्ञान का विस्तार कर सके और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सके। तो शोध कार्य जो होता है ना वो आपके ज्ञान की वृद्धि को भी बढ़ाने का कार्य करता है, यानी आपकी जो नॉलेज है उसको भी इंक्रीज करता है। और शोधकर्ता जो होता है ना वो अपने काम के दौरान अनेक प्रकार की उसको चुनौतियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं, बाधाएं देखने को मिलती है। तो ये जो बाधाएं हैं ना आपकी, वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। कभी भी कोई भी, जैसे आपका कोई भी सामग्री का संग्रह करते समय, यानी कोई भी मटेरियल को कलेक्ट करते टाइम, टाइम मैनेजमेंट में, या जितने भी आपके फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज होते हैं, आर्थिक संसाधन जो होते हैं, उनसे जुड़ी कोई भी आपकी समस्या हो सकती है शोधकर्ता के सामने। तो इसलिए एक सफल शोध के लिए ना इन चुनौतियों को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो शोध करते समय एक शोधकर्ता के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने होती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रो था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि विषय चयन एक समस्या निर्धारण की चुनौती। यानी जो एक सफल शोध के लिए ना आपको एक विषय का चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी आपको जिस चीज़ पे रिसर्च करनी है,
जिस चीज़ पे आपको शोध करनी है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक पर या कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से विषय पर आप क्या करेंगे, अपनी शोध करेंगे। तो कई बार जो आपके रिसर्चर जो होते हैं ना, शोधकर्ता जो होते हैं, वो ऐसे टॉपिक को या हम कह सकते हैं ऐसे विषय को चुन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आपका व्यापक होता है, अस्पष्ट होता है और अध्ययन की दृष्टि से वो क्या होता है, कठिन होता है। तो विषय की जो समस्या है ना, ये निर्धारित ना होने पर जो आपकी शोध है ना, उसकी जो दिशा है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। तो इसी के अतिरिक्त आपकी शोध के अंदर समस्या को ना सही रूप से पहचानना और उसको समझना यहाँ पे शोधकर्ता के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए प्रारंभिक स्तर पर आपको ये स्पष्टता ना हो कि संपूर्ण शोध कार्य कैसे प्रभावित हो सकता है, तो ये भी आपके सामने क्या है, एक शोधकर्ता के सामने बहुत बड़ी समस्या है। वहीं बात करें सामग्री सामग्री संग्रह एवं स्रोतों की उपलब्धता की समस्या, तो देखो यहाँ पे जो शोध कार्य है ना, यानी आपका जो रिसर्च जो है, रिसर्च के लिए आपको एक विश्वसनीय और प्रामाणिक जो आपकी सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जितने भी आपके रिसर्चर जो होते हैं ना, शोधकर्ता जो होते हैं, वो आवश्यक पुस्तकों को, शोध पत्रों को, अभिलेखों को और अन्य जितने भी आपके स्रोत है ना, ये इनके पास उपलब्ध यहाँ पे नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इनके पास दुर्लभ होते हैं। तो जबकि आपके पास अगर हम बात करें, जबकि कुछ तक पहुँचना यहाँ पे उनके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो जितने भी आपके डिजिटल संसाधन है ना, इनकी अधिकता के कारण ये पहचानने में यहाँ पे इनके सामने चुनौती आती है कि कौन-सी जो आपकी जो मटेरियल है, कौन-सी सामग्री जो है, वो आपकी रिलेबल है, यानी प्रामाणिक है और कौन-सी नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे एक शोधकर्ता के सामने सामग्री संग्रह करने में समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज़ होते हैं, उसकी उपलब्धता देखने में हमें यहाँ पे क्या मिलती है, समस्या मिलती है। तो कई बार जो भी आपके रिसर्चर होते हैं, उन्हें प्रॉपर यहाँ पे आपके शोध पत्र, रिसर्च पेपर, ठीक है, अभिलेख, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है रिसर्च करते टाइम। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि समय, आर्थिक संसाधनों एक तकनीकी सुविधाओं की कमी, यानी शोध जो है ना, वो आपकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, दीर्घकालिक होती है, ठीक है, और इसमें श्रम साध्य ये पूरी प्रक्रिया होती है। श्रम साध्य मतलब आपका कि ज़्यादातर, तो ये जो आपकी जो शोध होती है ना, वो दीर्घकालिक और श्रम साध्य पूरा प्रोसेस होता है, यानी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉपर एक टाइम, तो कई बार हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त समय नहीं होता है, धन नहीं होता है, ठीक है, और जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी है, इसकी भी ज़्यादातर हमें यहाँ पे क्या होती है, तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जितने भी आपके शोधकर्ता जो होते हैं ना, उन्हें शोधकर्ता को यहाँ पे आर्थिक सहायता का भी कई बार अभाव रहता है, जिसके कारण आपके जितने भी क्षेत्रीय अध्ययन जो होते हैं, सर्वे जो होते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी आवश्यक सामग्री जो होती है, इसको प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है। तो अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त समय प्रबंधन की, समय प्रबंधन की समस्या भी कई बार शोधकर्ता के सामने होती है, ठीक है, और शोध की जो गति होती है ना, ये भी इसको प्रभावित करती है। तो आधुनिक शोध में ना हमें ज़्यादातर जो इस टाइम पे इस समय में जो आजकल आपकी जो शोध जो होती है, रिसर्च जो होती है, उसको करने के लिए ना आपके पास कंप्यूटर, इंटरनेट, सांख्यिकीय जितने भी आपके उपकरण होते हैं, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सब की नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सभी शोधकर्ताओं के पास ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है कई बार, ठीक है, कई बार उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये सारे अवसर जो हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये भी वजह है कि शोध में ना ये सबसे बड़ी एक चुनौती और एक समस्या यहाँ पे मानी गई है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है कि तथ्य विश्लेषण एवं निष्पक्षता बनाए रखने में चुनौती, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अभी तक शोधकर्ता को जितनी भी यहाँ पे सामग्री प्राप्त हुई है, ठीक है, जितनी भी जानकारी के जो रिसोर्सेज उसे प्राप्त हुए, जितने भी आंकड़े उसे प्राप्त हुए, तो शोध में ना केवल आपको इन सबको इकट्ठा करना ही सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना भी होता है। कई बार आपके जो शोधकर्ता होते हैं ना, वो अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण और अपनी मान्यताओं से यहाँ पे प्रभावित होते हैं, जिससे जो आपका जो कंक्लूजन है ना, जो निष्कर्ष जो है, वो एक निष्पक्षतावाद तरीके से नहीं निकल पाता, यानी बिना बाइसेस के यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन होता है ना शोध का, वो निकालना होता है। तो कई बार जितने भी आपके पास डाटा होता है, आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, आंकड़ों की सही व्याख्या करना और उचित शोध
जो है पद्धति उसका चयन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। निष्कर्षों की जितनी भी आपकी विश्वसनीयता है ये बनाए रखने में भी ये जटिल कार्य हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो भी आपका एनालाइज जो होता है ना, एनालाइज करते टाइम शोधकर्ता से कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक भी गलती अगर होती है तो उससे आपका पूरा जो रिसर्च जो है, पूरी शोध जो है, इसका रिजल्ट पूरा आपका गलती भरा हो सकता है। तो ये भी क्या है, आपकी एक सबसे बड़ी चुनौती है। वही स्टूडेंट्स बात करें नैतिकता, मौलिकता एवं शोध की जो गुणवत्ता है, ठीक है, इससे संबंधित समस्याएं कौन सी है? तो देखो वर्तमान समय में ना शोध के क्षेत्र में ना नैतिकता की जो चुनौती है सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जितना भी आपके पास साहित्यिक जो चोरी है, ठीक है, साहित्यिक चोरी मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि जितने भी हमारे पास डाटा जो होता है ना, हमारे पास जितने भी आंकड़े होते हैं उनके अंदर हमें हेरा फेरी देखने को मिलती है, ठीक है, अनुचित उपयोग उनका किया जाता है और दूसरों के कार्यों के लिए दूसरों के जो कार्य है ना उनको अपना बताने की यहाँ पे जो गंभीर समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। तो शोध के अंदर ना आपकी एक मौलिकता बनाए रखना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है रिसर्च के अंदर, ताकि हम सत्य को यहाँ पे पहचान सके, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है उसे हम आसानी से यहाँ पे पहचान सके। तो जितने भी आपके जो शोधकर्ता है ना उनका ये दायित्व है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी शोध के अंदर सत्यनिष्ठता का पालन करे और मौलिकता बनाए रखे। इसके इसके अतिरिक्त जो आपका शोध प्रबंधन जो है, रिसर्च मैनेजमेंट जो है, उसकी जो भाषा है और जो उसका प्रस्तुतिकरण है, यानी आपका रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, शोध की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके अंदर आपके जितने भी संदर्भ लेखन जो है और जो आपके शैक्षिक मानक जो है वो भी आपके इसके अंदर होने चाहिए। तो इन सभी पहलुओं की अगर हम उपेक्षा करें तो शोध को ये प्रभावित करते हैं ये सारे गुण मिलके, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर, शोध के अंदर आपकी ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी रिसर्च यहाँ पे कामयाब हो पाती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि शोध कार्य क्या है, आपका एक जटिल और उत्तरदायित्व पूर्ण है, ठीक है, साथ ही आपका ये क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके समक्ष आपकी अनेक चुनौतियां भी आती हैं, बाधाएं भी उपस्थित रहती हैं, विषय चयन की कठिनाई भी देखने को हमें मिलती है, सामग्री संग्रहण की समस्या भी देखने को मिलती है, और समस्या के साथ साथ आपका जो समय है, आर्थिक संसाधन है, इनकी कमी के कारण भी जो हमारा जो तथ्य विश्लेषण जो है, यानी फैक्ट एनालिसिस जो है, इसकी भी सामने हमें कई बार चुनौतियां देखने को मिलती है। यानी जो भी अभी तक हमने फैक्ट बेस्ड जो भी आपकी रिसर्च करी है, जो भी तथ्यों के आधार पे हमने शोध को यहाँ पे करा है, उसका कंक्लूजन निकालने से पहले आपका यहाँ पे एनालाइज करा जाता है सारे के सारे आंकड़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी तथ्य विश्लेषण की जो जटिलता है ना, वो भी हमें देखने को शोध में मिलती है, जो कि आपका एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो अगर एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर पेशेंस के साथ, ठीक है, और हार्ड वर्क के साथ और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, ठीक है, और ईमानदारी के साथ ये काम करता है, तो जितनी भी बाधा है ना वो उसे सफलतापूर्वक क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो वास्तव में जो आपकी चुनौतियां है ना, वो शोध कार्य की गुणवत्ता को परखने का भी आपकी क्या है, माध्यम है। तो क्योंकि इन्हीं के माध्यम से क्या हो रहा है, इन्हीं के समाधान से ही आपकी जो शोध है ना वो ज्यादा प्रामाणिक बन रही है, ज्यादा विश्वसनीय बन रही है और उपयोगी बन रही है। तो इस प्रकार जो आपकी शोध की जो सफलता है ना, वो केवल आपके ज्ञान पे नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो शोधकर्ता की जो प्रतिबद्धता जो होती है, उसका यहाँ पे अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो होता है, इन सब पे भी निर्भर होती है। तो ये थी आपकी एक रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी समस्या होती है। वही बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि अच्छे शोधार्थी में किन गुणों की यहाँ पे अपेक्षा की जाती है, विस्तार से लिखिए। वही अगला प्रश्न क्या कहता है कि सफल शोधार्थी के व्यक्तित्व एवं बौद्धिक गुणों का यहाँ पे विवेचना कीजिए। तो देखो हमें दोनों में ही क्या बताना है, एक अच्छे शोधार्थी, ठीक है, यानी आपका जो रिसर्चर जो है इनके बारे में बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें परिचय की, तो देखो शोध जो है ना वो मानव की ज्ञान का और सत्य की जो खोज है, इसका एक वैज्ञानिक माध्यम है। किसी भी शोध की जो सफलता है सिर्फ केवल उसके शोध के विषय पर या उसकी जो पूरी पद्धति है उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जो शोधार्थी जो होता है ना उसका जो व्यक्तित्व है, बौद्धिक क्षमता जो है, कार्यशैली है, इस पे भी निर्भर करती है। तो एक अच्छा रिसर्चर या हम कह सकते हैं जो एक अच्छा शोधार्थी वही होता है जो जिसके अंदर ज़्यादातर जिज्ञासा हो, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी भरी हो, ठीक है, और निष्पक्ष हो, परिश्रमी हो, तो वही आपका एक अच्छा शोधार्थी माना जाता है। तो शोध के दौरान जितनी भी आपकी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, जटिलताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिनका समाधान केवल
वो ही कर सकता है, वो ही शोधकर्ता कर सकता है जिसके अंदर ये सारे जो गुण होते हैं आपके विद्यमान होते हैं, यानी उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है, वो ही अच्छा शोधकर्ता आपका यहाँ पे कहलाता है। तो अंत में हम कह सकते हैं जो सफल शोधार्थी जो है ना, उसका जो बौद्धिक और जो व्यक्तित्व जो गुण है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी शोध कार्य की सफलता के लिए। तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज समझे तो देखो, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति, यानी एक अच्छा शोधार्थी में ना नई बातों को जानने और समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही क्या होती है, आपकी शोध का एक मूल आधार ही होती है। क्योंकि इसी के कारण क्या होता है कि जो आपके शोधार्थी होते हैं ना, वो किसी भी समस्या की समाधान की जो दिशा है उसमें कार्य करते हैं। तो बिना फैक्ट्स के यहाँ पे शोध को करना और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की यहाँ पे उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ना, वो सिर्फ शोधार्थी को यहाँ पे तर्क नहीं देता, यानी फैक्ट्स नहीं देता, रिजल्ट यानी आपके प्रमाण नहीं देता, या फिर आपकी निष्पक्षता के आधार पर ही ये क्या करता है, कंक्लूजन निकालने में हेल्प करता है। तो साथ में उसमें निरंतरण अध्ययन करने और आपके जो ज्ञान जो है उसमें वृद्धि भी होनी चाहिए, और अपने शोध को ये और भी ज़्यादा क्या करता है, प्रभावी और प्रासंगिक बना सकता है। वहीं अगला पॉइंट, यानी बौद्धिक क्षमता और विश्लेषण शक्ति और तार्किक चिंतन, ये तीनों ही क्वालिटी एक सफल शोधकर्ता के अंदर होनी चाहिए। यानी एक सफल शोधकर्ता जो होता है उसके अंदर उच्च क्षमता वाला जो उच्च स्तर की जो बौद्धिक क्षमता है वो होनी ज़रूरी है। क्यों होनी ज़रूरी है? क्योंकि उसको तथ्य, आंकड़े और सूचनाओं, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल डिटेल में अध्ययन करना होता है। छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पे उसे ध्यान से समझना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है। तो इसलिए एक सफल शोधकर्ता के अंदर ना बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रिसर्च के दौरान जितनी भी आपके पास मटेरियल होता है, जितनी भी प्राप्त सामग्री होती है, उसको एक सीक्वेंस वाइज लगाना, यानी व्यवस्थित रूप से लगाकर उसे समझना और फिर उसके आधार पर उसका असेसमेंट करना, यानी मूल्यांकन करना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी होती है। तो तार्किक चिंतन की बात करें तो शोधार्थी जो होता है ना, उसे सही और गलत के बीच में अंतर करना आना चाहिए, और ये अंतर करने के लिए कौन सहायता करता है यहाँ पे, तार्किक चिंतन। तो किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले उसे अलग अलग पक्षों का यहाँ पे क्या करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, प्रमाणों के आधार पर उसे यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है, और विश्लेषणात्मक जो आपकी क्षमता है वो क्या करती है यहाँ पे, आपकी जो शोध जो है, तो विश्लेषणात्मक क्षमता शोध को यहाँ पे और भी ज़्यादा आपकी विश्वसनीय बनाती है और वैज्ञानिक बनाती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो परिश्रम, धैर्य एवं अनुशासन, यानी एक शोध जो है ना आपकी, वो दीर्घकालिक और एक पूरी कठिन प्रक्रिया होती है। इसलिए इसमें निरंतर आपका परिश्रम की ज़रूरत होती है, यानी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा जो शोधार्थी जो होता है ना, जो शोध कर रहा होता है, ठीक है, रिसर्चर जो होता है, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में उसके पास धैर्य होना चाहिए, ठीक है। उसका जो धैर्य होता है ना, वो धैर्य कठिन से कठिन परिस्थिति में खोता नहीं है, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और कई बार जो भी आपके शोध में जो परिणाम जो होते हैं ना, उसे प्राप्त नहीं होते, फिर भी वो निराश हुए बिना क्या करता है, दोबारा से उसे प्रयास करता है। तो अनुशासन भी यहाँ जो आपका जो धैर्य जो है, परिश्रम जो है, ये दोनों ही आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, शोध के अंदर। वही अनुशासन की बात करें तो अनुशासन भी आपका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी टाइम का सही मैनेजमेंट यहाँ पे करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, डेली स्टडी करनी होती है, ठीक है, जितना भी आपके पास सामग्री होती है, जितना भी मटेरियल होता है, उसको सुव्यवस्थित यहाँ पे करना होता है, और उसी के अनुसार आपको फिर क्या करना होता है, काम करना होता है। तो शोध की जो सफलता है ना, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो परिश्रम, धैर्य और अनुशासन, ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, शोधार्थी को यहाँ पे अपने उद्देश्य तक पहुँचने में मदद करते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि निष्पक्षता, ईमानदारी और नैतिकता, एक शोधकर्ता के अंदर ना ये तीनों गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी रिसर्च यहाँ पे कर पाते हैं। यानी अपने विचारों को यहाँ पे, व्यक्तिगत विचारों को बताना, भावनाओं को, और पूर्व ग्रह से यहाँ पे उठकर ना हमें फैक्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। यानी जो हमारे पास मटेरियल है ना, जो भी हमारी समस्या है, उससे रिगार्डिंग हमारे पास जो भी यहाँ पे तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी फैक्ट हमें प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर ही हमें अपने विचारों को यहाँ पे बताना चाहिए, उसी के हिसाब से ही हमें यहाँ पे अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। इसके अंदर आपका कोई भी व्यक्तिगत विचार या भावनाएं आपकी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसे केवल आपके जो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष में आपके ज़्यादातर प्रमाण और तथ्य ही होने चाहिए, आपकी कोई भी व्यक्तिगत विचार या भावनाएं उसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। तभी आपकी जो रिसर्च है, जो शोध है, वो आपकी एकदम निष्पक्ष बन पाएगी।
ईमानदारी और नैतिकता भी क्या है, शोधार्थी के व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषता है वो ये मानी जाती है। ठीक है, किसी भी अन्य के विचारों या सामग्रियों का यहाँ पे उचित प्रयोग नहीं किया जाता, स्रोतों का उचित उल्लेख करना चाहिए, शोध में जो आपकी सत्यनिष्ठता है, नैतिकता है, इन सारे मूल्यों का यहाँ पे पालन होना चाहिए, तभी आपकी जो शोध है वो विश्वसनीय और विश्वसनीयता बनती है उसके अंदर, और गुणों में भी वृद्धि होती है। वहीं बात करें सृजनात्मकता, संप्रेक्षण कौशल और समस्या समाधान क्षमता। देखो, सृजनात्मकता मीन्स कि जो भी आपका एक सफल शोधार्थी है ना, उसके जो नए विचार हैं, उसको यहाँ पे उसके अंदर ना नए विचारों को विकसित करने की, नए विचारों को, नए थॉट्स को लाने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। जो सृजनात्मकता है, इसी के माध्यम से ही आपकी जो पूरी शोध के अंदर जो आपकी पूरी शोध जो है ना, उसके अंदर जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उन्हें हम एक एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालने में आपकी जो सृजनात्मकता है वो मदद करती है, और यही गुण है कि शोध को ना यहाँ पे सामान्य अध्ययन से ही अलग बनाता है। इसी के साथ जो आपके शोधार्थी है उनमें प्रभावी संप्रेक्षण कौशल होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वो अपने विचारों को और अपने कंक्लूजन को स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख सके, निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से लिख सके, सरल और क्रमबद्ध रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर सके। वहीं बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, यानी आपकी समस्या समाधान की क्षमता, ये भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि शोध के दौरान आने वाली जितनी भी आपकी बाधाएं होती है ना, उसका उचित सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढना, यानी उचित समाधान ढूंढने में यही आपकी मदद करती है, समस्या समाधान की क्षमता। ठीक है जी। अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि हम अंत में कह सकते हैं कि जो एक यहाँ पे एक अच्छा और एक सफल शोधकर्ता केवल आपका यहाँ पे विद्वान नहीं होता, बल्कि वो जिज्ञासु, परिश्रमी, धैर्यवान, निष्पक्ष, नैतिकता, सृजनात्मकता, ठीक है, व्यक्तित्व का यहाँ पे धनी होता है। तो उसमें ना ज़्यादातर आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन, विश्लेषण क्षमता, प्रभावी संप्रेक्षण कौशल, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे समन्वय पाया जाता है, और ये सभी गुण मिलकर क्या करते हैं, आपके शोध कार्य को, रिसर्च वर्क को यहाँ पे और भी ज़्यादा विश्वसनीय बनाते हैं, वस्तुनिष्ठ बनाते हैं और उपयोगी बनाते हैं। तो इसलिए जो भी आपकी शोध है ना, उसकी सफलता के लिए यहाँ पे जितने भी आपके शोधार्थी हैं, उनमें सारे व्यक्तिगत और आपके जो बौद्धिक गुण जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही गुण जो है ना, वो एक साधारण विद्यार्थी से उत्कृष्ट शोधकर्ता के रूप में यहाँ पे स्थापित करते हैं। वहीं स्टूडेंट्स बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि वैज्ञानिक शोध पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। वहीं आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि साहित्यिक शोध और वैज्ञानिक शोध की प्रकृति में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करते हुए आपका जो साहित्यिक शोध है, इसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। तो ऊपर वाले प्रश्न में हमें क्या बताना है, वैज्ञानिक शोध पद्धति बतानी है, उसकी विशेषता बतानी है। वहीं नीचे वाले प्रश्न में आपको साहित्यिक शोध और वैज्ञानिक शोध में डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या अंतर है इनकी प्रकृति में, और साहित्यिक शोध की जो विशेषता है वो क्या है, ये बतानी है। तो देखो, अगर हम इसके परिचय की बात करें, तो शोध जो है ना, वो ज्ञान के विस्तार, सत्य की खोज या किसी भी विषय के गहन अध्ययन की यहाँ पे क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मानव सभ्यता के विकास में जो आपकी शोध जो है वो बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पे योगदान दिया है, क्योंकि शोध के माध्यम से ना हमें नए तथ्य, यानी नए फैक्ट्स, और जितनी भी आपकी अन्वेषण है, अन्वेषण मीन्स जो डिस्कवरी है, ठीक है, खोज जो है, डिस्कवरी जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, और पुराने तथ्यों का परीक्षण यहाँ पे किया जाता है, और ज्ञान का परिष्कार भी यहाँ पे क्या किया जाता है। तो शोध में ना आपकी ज़्यादातर जो वैज्ञानिक जो शोध है और जो साहित्यिक शोध है, इन दोनों रूपों को यहाँ पे देखा जाता है। अगर बात करें वैज्ञानिक शोध में, तो वैज्ञानिक शोध में आपकी वस्तुनिष्ठता होती है, तर्क संगत, यानी आपका इसमें लॉजिक यूज होता है, और प्रामाणिकता होती है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे महत्व दिया जाता है। वहीं बात करें साहित्यिक शोध की, तो ये मानव की जो मानव जीवन से संबंधित होती है। इसमें आपकी संस्कृति भी होती है, संवेदना भी होती है, भाषा भी होती है, साहित्य की व्याख्या भी इसमें की जाती है, और विश्लेषण भी किया जाता है। यानी इसका जो विश्लेषण होता है, साहित्यिक शोध का जो विश्लेषण होता है, जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे मानव जीवन, संस्कृति, संवेदना, भाषा और साहित्य की व्याख्या पे ही इसका जो विश्लेषण होता है वो आधारित होता है। तो ये दोनों ही जो शोध की जो प्रकृति है, ये अलग अलग है, फिर भी दोनों का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि आपकी नॉलेज में यहाँ पे इंक्रीजमेंट करना, ज्ञान की वृद्धि करना और सत्य की खोज करना। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, वैज्ञानिक शोध पद्धति की वस्तुनिष्ठता एवं व्यवस्थिता। यानी वैज्ञानिक जो शोध पद्धति है ना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे क्या है, वस्तुनिष्ठता। इसमें जो आपके शोध करता है वो अपने व्यक्तिगत विचारों को, भावनाओं को पूर्वग्रहों से यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर उठ के सीधा यहाँ पे आपके जो फैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे तथ्य जो होते हैं, इसी का ही स्टडी करके वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी शोध को करते हैं। तो वैज्ञानिक जो शोध है ना, वो आपका एक निश्चित क्रम यहाँ पे चलता है इसके अंदर, ठीक है,
और निश्चित क्रम और यहाँ पे जो आपकी पद्धति है उसी का ही अनुकरण यहाँ पे चलता है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी आपकी समस्याओं का चयन है वो किया जाता है, परिकल्पना की जाती है, ठीक है, आपके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, फिर एंड में आपका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो वहीं अगर हम इसे सिंपल उसमें समझे तो देखो वैज्ञानिक शोध जो है आपकी वो क्या होती है, जिसके अंदर आपका एक सीक्वेंस चलता है रिसर्च का, ठीक है, और वो सीक्वेंस जो होता है ना वो आपका यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ही आपका क्या आता है कि जो भी आपकी समस्या होती है आप उसको यहाँ पे चुनते हैं, ठीक है, फिर उसकी पूरी एक परिकल्पना तैयार करते हैं, यानी आप अपना क्या करते हैं, फैक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं, फिर एंड में उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वही आपकी वैज्ञानिक शोध पद्धति होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना आपकी सिस्टमेटिक रूप से होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, ठीक है, व्यवस्थित प्रक्रिया के कारण ही इसको हम वैज्ञानिक शोध जो है ना आपकी वो और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रामाणिक मानी जाती है और विश्वसनीय मानी जाती है। तो इसमें ना जो भी आपके कंक्लूजन निकलते हैं वो आपके तथ्यों के आधार पर और आपके प्रमाणों के आधार पर ही होते हैं, जिससे जो आपकी शोध की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है और जो प्रामाणिकता है, ये दोनों ही बनी रहती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि परिवेक्षण, योग्यता, सत्यापन और विश्वसनीयता। तो देखो वैज्ञानिक शोध की दूसरी विशेषता यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके निष्कर्ष जो निकले हैं उन सबका क्या करना, सत्यापन करना, यानी उनको एक तरीके से जांच करना, उनकी परीक्षण करना कि क्या वो सच है या नहीं है। तो कोई भी जो रिसर्चर जो है ना, शोधकर्ता जो है, उसकी जो पद्धति है वो क्या करता है, जो भी उसने अभी तक रिसर्च करी है उसको दोबारा से क्या करता है, पुनः अध्ययन करता है, ठीक है, पुनः अध्ययन मतलब दोबारा से उसे रिवाइज करता है और उसमें देखता है कि आपके निकटवर्ती परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, यानी उस समस्या से रिलेटेड आपके रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे शोध के अंदर। तो यही जो होता है ना आपका वैज्ञानिक शोध को विश्वसनीय बनाता है, यही क्वालिटी। तो वैज्ञानिक शोध में ना सिर्फ आपके जो निष्कर्ष हैं केवल उसमें अनुमान नहीं लगाया जाता, सिर्फ उसमें एक हम कह सकते हैं उसमें सिर्फ गैस नहीं किया जाता सारी चीज़ों को, उसमें कल्पना के आधार पर ही ये जो आपकी वैज्ञानिक शोध जो होती है सिर्फ इसी के आधार पे आपके निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, अनुमान नहीं लगाया जाता, ठीक है, बल्कि आपके रियल फैक्ट्स इसमें होते हैं, प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही इसमें प्रस्तुत ये किए जाते हैं और इसीलिए इसको हम निष्पक्षीय, अधिक सर्वक्रिय, उपयोगी ये मानी जाती है। मीन्स कि इसीलिए ये जो आपकी वैज्ञानिक शोध है ना, इसीलिए इसको हम एकदम निष्पक्ष मानते हैं और ये स्वीकार्य स्वीकार्य मतलब कि ये एक्सपेक्टेबल होती है। तो वही बात करें अगले पॉइंट की तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि साहित्यिक शोध की जो प्रकृति है और जो उसका वैज्ञानिक शोध है उसमें अंतर बताइए। तो साहित्यिक शोध जो आपकी है, साहित्यिक शोध और जो वैज्ञानिक शोध जो है, इसमें दोनों में ही आपका मेन डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है। वैज्ञानिक शोध जो होती है आपकी ज़्यादातर इसमें भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ये संबंधित होती है। वैज्ञानिक जो शोध होती है ना वो आपकी ज़्यादातर इसमें भौतिक, सामाजिक और साहित्यिक जो आपकी प्राकृतिक जो घटनाएं होती है ना उसके ऊपर ही बेस्ड होती है। उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि आपकी जो साहित्यिक शोध जो होती है ये आपकी साहित्य, भाषा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई होती है और इसमें ज़्यादातर आपका मानवीय संवेदनाओं पर ही आपकी जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, वो किया जाता है। तो वैज्ञानिक शोध में ना आपके जितना भी डाटा होता है वो संख्यात्मक आंकड़ों से इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और जो साहित्यिक शोध होती है इसमें ज़्यादातर आपकी व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, एनालाइज होता है, ठीक है, आलोचना यहाँ पे की जाती है, आलोचना की जाती है और मूल्यांकन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो वैज्ञानिक शोध जो है आपकी वो वस्तुनिष्ठता होने का प्रयास यहाँ पे करती है और जबकि साहित्यिक शोध जो है वो सिर्फ आपकी बौद्धिक दृष्टि और विवेचना क्षमता से क्या होती है, महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि साहित्यिक शोध की जो आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखो साहित्यिक शोध का आधार यहाँ पे क्या है कि आपकी साहित्यिक कृतियाँ, लेखक प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक आंदोलनों का यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर आपका स्टडी यहाँ पे किया जाता है और इसमें से किसी भी रचना का जो भाव है, शिल्प है, ठीक है, भाषा शैली है, विचारधारा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है साहित्यिक शोध के अंदर। तो साहित्यिक शोध की जो तुलनात्मक अध्ययन जो है वो साहित्यिक शोध में आपका तुलनात्मक अध्ययन भी होता है, यानी कंपैरिजन भी होता है यहाँ पे, ठीक है, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण भी होता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो ये केवल आपका तथ्यों पर, ये सिर्फ आपका फैक्ट्स को, तथ्यों को कलेक्ट नहीं करती बल्कि उनके पीछे के जो अर्थ होते हैं, जो मीनिंग होते हैं, उनके पीछे के जो मूल्य होते हैं, प्रभाव होते हैं, इसको भी ये स्पष्ट करती है। और इसी कारण जो आपकी साहित्यिक शोध जो है ना वो मानवीय जीवन और समाज दोनों के बीच में जो आपकी जो गहरी समझ जो है ना इसको विकसित करने का ये काम करती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि ज्ञान विस्तार एवं नवीनीय
दृष्टिकोण का विकास, यानी जो आपका वैज्ञानिक और साहित्यिक दोनों प्रकार के जो शोध है ना, इसमें आपका ज्ञान का जो विस्तार है वो होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक शोध में आपकी नई नई खोजें होती हैं, सिद्धांतों का पालन किया जाता है, ठीक है, मानव जीवन को यहाँ पे अधिक सुविधाजनक ये बनाता है। जबकि जो आपकी साहित्यिक शोध जो होती है वो समाज, संस्कृति, मानव, इन सारी चेतनाओं पर वो क्या होती है, आधारित होती है। तो साहित्यिक शोध में ना आपकी नई व्याख्याओं को, नए दृष्टिकोण को, रचनात्मक चिंतन को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है, और इसके माध्यम से ही जो आपकी साहित्य की जो नई प्रवृत्तियां है, विचारधारा है, मूल्य है, इन सबका भी क्या होता है, उद्घाटन होता है। तो इस प्रकार से ना जो आपकी साहित्यिक शोध होती है वो सिर्फ आपके अतीत को ही यहाँ पे, उसमें आपका सिर्फ आप अतीत के बारे में ही, अपने पास्ट के बारे में ही यहाँ पे अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते, बल्कि आपका जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, इनके लिए भी हमें एक मार्गदर्शन यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि जो आपकी वैज्ञानिक शोध पद्धति है ना, इसके अंदर ये ज़्यादातर कैसी होती है, आपकी सिस्टमैटिक होती है, व्यवस्थित होती है। इसमें आपकी परीक्षण योग्यता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर साहित्यिक शोध की बात करें तो यहाँ पे आपके जितनी भी मानवीय संवेदनाएं होती है ना, जितनी भी संस्कृति होती है, जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डिटेल में उसका एनालाइज करते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं। और वैज्ञानिक शोध और साहित्यिक शोध दोनों ही की प्रकृति क्या है, दोनों ही क्या है, आपकी दो अलग अलग शोध है, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य दोनों का क्या है, सेम, कि हमें ज्ञान देना, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि करना, सत्य की खोज करना, समाज में जितने भी समाज के जो बौद्धिक विकास है उसमें अपना योगदान देना, और दोनों ही पद्धतियां अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो मानव ज्ञान की जो समृद्धि जो है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि शोध कार्य के लिए विषय चयन का निर्धारण किन आधारों पर यहाँ पे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शोध विषय के चयन में सहायक प्रमुख जो आपके मानदंड है, इनकी विवेचना कीजिए। यानी शोध कार्य के अंदर जो आपका टॉपिक जो सिलेक्ट किया जाता है वो किस तरीके से, किसके आधारों पर किया जाता है, किन आधारों पर किया जाता है। वहीं आपका जो शोध का जो विषय है, इसको चूज करते टाइम कौन कौन से आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानदंड है, वो देखे जाते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे शोध कार्य की बात करें तो शोध कार्य क्या है, आपका एक सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी विषय के संबंध में आपका जो नवीन ज्ञान जो है, इसकी प्राप्ति करना, तथ्यों का परीक्षण करना और समस्याओं का यहाँ पे समाधान करना होता है। तो किसी भी शोध की जो सफलता है ना, वो काफी हद तक उसके विषय चयन पर ही यहाँ पे निर्भर करती है। तो अगर शोध विषय उचित होगा, प्रासंगिक होगा, तो शोध योग्य होगा, तो यहाँ पे जो आपकी शोध कार्य जो है ना, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, और भी ज़्यादा यहाँ पे सार्थक बनेगा। इसलिए शोध के अंदर जो आपका विषय है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको चूज करते टाइम हमें सावधानी, विवेक और निर्धारित जो मानदंड है, इस पे ये होना चाहिए। शोधार्थी को यहाँ पे एक ऐसा विषय चुनना चाहिए जो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, यानी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग हो, और साथ में उसके लिए जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हो। तो इस तरीके से यहाँ पे एक शोधकर्ता को यहाँ पे किसी भी रिसर्च को करने से पहले टॉपिक को चूज करना पड़ता है। तो इसमें एक शोधार्थी की जो रुचि है, योग्यता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है योग्यता और रुचि और योग्यता ज़रूरी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर ना शोध करते समय जो बौद्धिक क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है शोधार्थी के अंदर, और स्वाभाविक रुचि होना ज़रूरी है, यानी उसका इंटरेस्ट होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो उत्साह के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ अपना यहाँ पे जो शोध कार्य है वो उसे कर सके। तो जो भी आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है, जो भी आपका ज्ञान है, इसी से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जितनी भी विषयों के अंदर जो भी जटिलताएं आती हैं, जो भी समस्याएं आती है, इसको समझ के प्रभावी यहाँ पे वो शोध कर सके। तो रुचि और योग्यता के अभाव के कारण जो आपका शोध कार्य है ना, वो एकदम बेजान हो जाता है, बेझल हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जो परिणाम है ना, वो भी अच्छे से मिल नहीं पाते। तो इसलिए शोधार्थी के अंदर ना इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो किस टॉपिक के अंदर वो क्या करे, किस समस्या के ऊपर, किस विषय के ऊपर वो अपना रिसर्च करे। उसकी इंटरेस्ट इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रुचि होना ज़रूरी है, और योग्यता भी होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सेकंड पॉइंट की, तो विषय की नवीनता एवं शोध की आवश्यकता। तो देखो, यहाँ पे आपका विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कुछ नयापन हो, ठीक है। शोध का उद्देश्य सिर्फ आपको पुरानी अज्ञात तथ्यों को यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कराना नहीं होता, पुनरावृत्ति कराना नहीं होता, बल्कि नए दृष्टिकोण को भी उसमें ऐड करना होता है, नए तथ्यों को भी सामने लाना होता है। तो इसलिए आपका जो भी विषय है ना, उसका चयन करते समय आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले कितना इस पे काम हो चुका है, इस समस्या पे, और वर्तमान में उस विषय पर आपको कितनी शोध उसके ऊपर करनी है, तो ये पता आपको होना चाहिए। तो इसी से आपकी जो शोध है ना, वो नवीन और प्रासंगिक बनती है।
वहीं बात करें स्रोत सामग्री एवं संसाधनों की उपलब्धता की, तो देखो जितनी भी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास शोध के, तो किसी भी शोध की सफलता के लिए ना यहाँ पे उसकी आवश्यक सामग्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। संदर्भ ग्रंथ, शोध पत्र यानी आपके रिसर्च पेपर, पहले जितनी भी आपके पास जो मटेरियल है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के आधार पर ही यहाँ पे आप क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो शोध ना जो होती है वो विषय से संबंधित जो भी सामग्री है वो आपके पास अगर उपलब्ध नहीं होगी तो आपका जो रिसर्च वर्क जो है ना वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका जो समय है, आर्थिक संसाधन है, तकनीक सुविधाएं है, इन सब का सही तथा मार्गदर्शन जो है, इनका सहयोग से ही आपका क्या होता है, विषय चयन का ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण आधार होते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसके लिए यहाँ पे आपके पास जो संसाधन है वो सुलभ हो। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि विषय की सीमाएं, स्पष्टता एवं व्यवहारिकता, यानी शोध ना यहाँ पे शोध विषय जो है ना तो यहाँ पे एकदम व्यापक होना चाहिए और ना तो यहाँ पे एकदम संकीर्ण होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा इतना डिफिकल्ट होना चाहिए, ना ही इतना मतलब इस तरीके से संकीर्ण होना चाहिए कि ईजिली जो है हमें सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे जो आपकी विषय की जो समस्या है ना, या हम कह सकते हैं विषय की जो सीमाएं हैं, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए, ताकि जो शोधार्थी है वो निर्धारित समय में अपना समुचित अध्ययन यहाँ पे कर सके। और अस्पष्ट और अत्यधिक जो आपका विस्तृत विषय जो है, यानी जो एकदम अनक्लैरिटी भरा और ज़्यादा एक डिटेल में जो ब्रीफ में जो आपका जो टॉपिक है वो क्या कर सकते हैं, आपकी शोध को ना, आपकी रिसर्च को दिशाहीन बना सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त विषय जो आपके पास होने चाहिए ज़्यादातर व्यवहारिक होने चाहिए, शोध योग्य होने चाहिए, जिस पे रिसर्च की जा सके। तभी आपकी जो वैज्ञानिक ढंग से जो कार्य है यहाँ पे शोध का वो किया जाएगा, तभी आपको यहाँ पे निष्कर्ष मिल पाएंगे। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, सामाजिक, शैक्षिक एवं साहित्यिक उपयोगिता, यानी शोध का विषय जो होना चाहिए आपका समाज से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे आपका आवश्यक माना जाता है, ठीक है। कोई भी इनमें से किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र पर आपका जो विषय है वो होना चाहिए। तो ऐसा विषय जो किसी समस्या के समाधान में सहायक हो और जो आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करे, नए ज्ञान को जोड़े, समाज समाज और साहित्य के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दे, वो ही आपका यहाँ पे क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। तो शोध का उद्देश्य बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे डिग्री प्राप्त कराना नहीं होता, बल्कि आपके ज्ञान को बढ़ाना होता है। और समाज में जो भी आपके जो निष्कर्ष यहाँ पे निकाले जाते हैं, समाज के अकॉर्डिंग ही समाज उपयोगी निष्कर्ष यहाँ पे प्रस्तुत करना होता है शोध का उद्देश्य। तो इसलिए जो भी विषय है उसकी उपयोगिता और उसकी प्रासंगिकता यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए उसका। वही बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो शोध कार्य है ना, इसके लिए जो आपका विषय चयन जो है ये महत्वपूर्ण है और निर्णायक प्रक्रिया है। विषय का निर्धारण यहाँ पे शोधार्थी की रुचि के अनुसार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो शोध जो है वो एकदम आपकी अच्छी हो पाएगी। तो शोध कार्य को यहाँ पे सफल बनाने के लिए ना इन मानदंडों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये आपके ज्ञान विकास तथा समाज के हितों में महत्वपूर्ण भी योगदान देते हैं। तो इसलिए प्रत्येक शोधार्थी को ना ये सारे विषय चयन करते समय गंभीरता और दूरदृष्टि, यानी दूर तक की सोच के ही उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने विषय को चूज करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पे अपनाना चाहिए। वहीं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि शोध के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि विभिन्न शोध पद्धतियां और शोध प्रकारों का यहाँ पे परिचय देते हुए प्रमुख प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। यानी हमें दोनों में ही क्या बतानी है, शोध के प्रकार बताने हैं, ठीक है, और शोध की पद्धतियां बतानी है कि कौन सी है। तो देखो शोध जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका ज्ञान में विस्तार करती है, सत्य को खोजती है, समस्या का समाधान निकालती है। इसके माध्यम से हम नई जानकारियों की खोज करते हैं, ठीक है, और उनकी जांच करते हैं, व्याख्या करते हैं दोबारा से किसी भी समस्या की, ठीक है। तो किसी भी विषय में जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वही आपका शोध जो है यहाँ पे माना जाता है, शोध का अत्यंत आवश्यक यहाँ पे इसलिए माना जाता है। तो शोध के प्रकार ना कई होते हैं। तो देखो प्रत्येक प्रकार का अपना एक उद्देश्य होता है, उसका एक स्वरूप होता है, कार्य पद्धति होती है। तो सामाजिक विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और अन्य विषयों में ना शोध के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकारों का यहाँ पे उपयोग होता है, और उसके जो पद्धतियां हैं, मेथड्स जो हैं, वो भी अलग अलग यहाँ पे यूज की जाती है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे शोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। पहला है आपका मौलिक शोध, दूसरा है अनुप्रयुक्त शोध, फिर है आपका गुणात्मक शोध, परिणात्मक शोध, ठीक है, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक, सर्वेक्षण और विश्लेषणात्मक शोध। तो जितने भी हमने शोध ये अभी तक जाने हैं, तो इनमें से आपका जो मौलिक शोध है और जो अनुप्रयुक्त शोध जो है, इसको यहाँ पे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका मौलिक शोध जो है ना,
ये वो होती है जिसमें हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नए सिद्धांतों का यहाँ पे विकास करते हैं, और इस प्रकार से जो आपकी जो शोध है वो तत्कालिक समस्याओं के समाधान की अपेक्षा ज़्यादातर आपके ज्ञान को बढ़ाने में ज़्यादा जोर देती है। तो शोधकर्ता किसी भी विषय के मूल स्वरूप, सिद्धांत और तथ्यों की खोज यहाँ पे करते हैं और एंड में उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो वही आपकी क्या होती है, मौलिक शोध यहाँ पे कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अनुप्रयुक्त शोध की, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रयुक्त शोध क्या होती है, जिसका कोई भी उद्देश्य जो है आपका विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का यहाँ पे क्या करता है, समाधान निकालता है। यानी अ, किसी भी समस्या के अंदर जब हम विशिष्ट व्यवहारिक समाधान यहाँ पे निकालते हैं, तो वही आपकी क्या होती है, अनुप्रयुक्त शोध होती है। तो इसमें जो आपकी जो मौलिक शोध जो होती है, इसके द्वारा जो भी हमें सिद्धांत प्राप्त होते हैं, तथ्य प्राप्त होते हैं, उसका हमारा वास्तविक जीवन में उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उसको प्रयोग में लाना ही आपकी क्या होती है, अनुप्रयुक्त शोध यहाँ पे कहलाती है। तो इस शोध का जो बेसिकली यहाँ पे लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि समाज, शिक्षा, उद्योग और प्रशासन, इन सारे क्षेत्रों की जितनी भी समस्याएं होती है ना, उसको ढूंढना होता है। तो इसके अंदर आपका जो अनुप्रयुक्त शोध जो है, रिसर्च जो है, इसका यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो इसलिए ज़रूरी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अनुप्रयुक्त शोध में, जो आपके जो रिसर्चर जो होते हैं ना, वो किसी भी समस्या का यहाँ पे अध्ययन करके उसके कारण, उसके प्रभाव, ठीक है, समाधान के उपाय का क्या करता है, यहाँ पे विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान। तो ये जितने भी आपके समाज के अंदर मुद्दे होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, उसका समाधान जब ढूंढा जाता है अन्य क्षेत्रों में, तो वही आपका अनुप्रयुक्त शोध यहाँ पे कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मौलिक एवं अनुप्रयुक्त शोध, इन दोनों का महत्व क्या है, तो देखो दोनों जो प्रकार है ना आपके, क्या है, शोध के ही प्रकार है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी पूरक है। तो मौलिक शोध जो होती है वो आपके नए सिद्धांतों को जोड़ती है, नए ज्ञान को जोड़ती है, नए ज्ञान का निर्माण करती है। वहीं आपका जो अनुप्रयुक्त शोध जो होती है, ये क्या करती है, ये जो आपका व्यवहारिक उपयोग जो है ना सिद्धांतों का, उसका मतलब सिद्धांतों का यूज करना बेसिकली आपका अनुप्रयुक्त शोध यहाँ पे कहलाती है। तो मौलिक शोध जो है वो ज्ञान की एक नींव होती है। वहीं आपकी जो अनुप्रयुक्त शोध जो है वो उसका जो ज्ञान जो है ना वो समाज उपयोगी यहाँ पे माना जाता है। तो किसी भी राष्ट्र की जो वैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति है ना, इन दोनों ही प्रकार की शोध के समान जो है आपकी आवश्यक होती है। वहीं बात करें शोध पद्धति और शोध के प्रकारों की जो उपयोगिता है वो क्या है, तो देखो शोध पद्धति और शोध के प्रकार जो होते हैं ना, वो शोधकर्ता को यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से स्टडी करने में, अध्ययन करने में मदद करते हैं। यानी शोध के टाइप्स और शोध के मेथड्स जो होते हैं, जो एक रिसर्चर के लिए, शोधकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या पे वो उसमें डिटेल में एक सिस्टमैटिक रूप से क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। तो इनके माध्यम से जैसे आपका तथ्यों का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, इन सबसे आपकी जो शोध है ना और भी ज़्यादा वो विश्वसनीय बनती है। तो शोध पद्धति की बात करें, तो शोध पद्धति में ना आपकी ज़्यादातर वैज्ञानिकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, प्रामाणिकता होती है, और यही कारण होता है कि आपका जो आधुनिक ज्ञान जो है ना, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास में जो आपकी शोध पद्धति है, इसकी जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है। तो दोनों ही आपकी क्या है, महत्वपूर्ण शोध की प्रक्रिया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो शोध ज्ञान की जो उन्नति है ना, वो समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। शोध अनेक प्रकार की होती है, जिनमें से आपकी हमने दो प्रकार पढ़े, मौलिक और अनुप्रयुक्त शोध। ठीक है, तो मौलिक शोध क्या कर रहा है, आपके नए ज्ञान को जोड़ रहा है, नए सिद्धांतों को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा है। वही आपकी अनुप्रयुक्त शोध क्या कर रही है कि उस ज्ञान के अंदर जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनके समाधान का मार्ग ढूंढ रही है। तो इन दोनों ही प्रकार की जो शोध है ना, वो मानव जीवन, समाज, ज्ञान, विज्ञान की प्रकृति, इन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसलिए किसी भी शोधार्थी के लिए विभिन्न शोध प्रकारों तथा आपकी जो शोध पद्धतियां हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, शोध और आलोचना के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, शोध तथा साहित्यिक आलोचना की प्रकृति और उसके उद्देश्य की तुलना कीजिए। तो दोनों में ही हमें शोध बताना है, शोध और आलोचना के बीच में क्या अंतर है, और दूसरे प्रश्न में आपको बताना है शोध और साहित्यिक आलोचना की क्या प्रकृति है, उसके उद्देश्य क्या है। तो देखो अगर हम इसे छोटे से इंट्रो से समझे, तो शोध और आलोचना जो है दोनों ही आपके क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष है, जिनका उद्देश्य क्या है कि साहित्य की समझ को और भी ज़्यादा विकसित करना। ठीक है, और आपके ज्ञान का क्षेत्र जो है उसके अंदर एकदम विस्तार लाना, और दोनों का ही संबंध क्या है, साहित्य से है। तो फिर भी जो इनकी प्रकृति है ना, जो इनकी कार्य पद्धति है, इनका वर्क करने का जो तरीका है,
और जो उद्देश्य है, इन दोनों के परिणाम में ना हमें यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। तो शोध जो होती है उसका बेसिकली उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि किसी भी विषय से संबंधित नई जानकारी, तथ्यों का नए तथ्यों का यहाँ पे खोज करना, ठीक है, नए फैक्ट्स को ढूंढना और विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना और व्यवस्थित रूप से उसे रिप्रेजेंट करना यानी प्रस्तुतिकरण करना होता है आपका शोध का यहाँ पे उद्देश्य। तो जब अगर हम बात करें आलोचना के उद्देश्य की, तो आलोचना क्या करती है कि जितनी भी आपकी साहित्यिक कृतियां होती है ना, इनका मूल्यांकन करती है यानी असेसमेंट करती है और दोनों के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, इसके बारे में बताती है इसके बारे में बताती है। तो इस प्रकार जो आपकी शोध जो होती है ना, वो साहित्यिक आलोचना दोनों के ही एक दूसरे से अपोजिट होती है और अपनी स्वतंत्रता की जो पहचान है वो रखने में यहाँ पे भूमिका यहाँ पे निभाती है। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके स्वरूप और प्राकृतिक के अंतर की बात करें तो शोध जो है ना, ये एक आपकी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को जानते हैं। ये पूरी एक तथ्यपरक प्रक्रिया होती है। इसमें आपके जो शोधकर्ता होते हैं वो किसी भी समस्या पर, किसी भी विषय पर, किसी भी साहित्यिक कृति के संबंध में अपने नए तथ्यों को, नए फैक्ट्स की यहाँ पे क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, प्रमाण के आधार पर यहाँ पे अपना कंक्लूजन यानी निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। और शोध में आपका जो लॉजिक है, तर्क जो है, प्रमाण जो है, ठीक है, संदर्भ जो है, निष्पक्षता जो है, इनको सबसे ज्यादा ये महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसी के विपरीत अगर हम बात करें आलोचना की, तो आलोचना क्या करती है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी साहित्यिक कृतियां होती है ना, इसकी व्याख्या करती है यानी इसके बारे में बताती है। मूल्यांकन यानी आपकी असेसमेंट का पूरा एक प्रोसेस होता है आलोचना में, ठीक है। तो आलोचक कृति के भाव जो होते हैं, जो शिल्प होती है, जो आपकी भाषा शैली होती है, ये सब क्या करती है, इसके अंदर हम एक कलात्मक पक्ष का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी पूरा एक डिटेल में पढ़ते हैं कि उस साहित्य कृति की भाषा क्या है, शैली क्या है, ठीक है, उसके पीछे के भाव क्या है। तो जो आलोचना होती है ना, आलोचना में आपके जो आलोचक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी दृष्टि से जो उनको अनुभव प्राप्त होते हैं, जो उनकी साहित्यिक समझ जो होती है, उसका ये उसी के अनुसार क्या करते हैं, अपना, हम कह सकते हैं, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, अपना ही प्रभाव उन्हें दिखाई यहाँ पे देता है। तो इसलिए आलोचना में ना आपकी व्यक्तिगत, हम कह सकते हैं, व्यक्तिपरक जो तत्व जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें उद्देश्य के अंतर की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो शोध है ना, शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आपके ज्ञान में वृद्धि करना, नए फैक्ट को लेकर आना, ठीक है, और किसी भी विषय से संबंधित जो भी आपकी प्रमाणिक जो निष्कर्ष है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करना। और इसके साथ साथ जो आपके जो शोधकर्ता का जो प्रयास है वो किसी भी समस्या के समाधान को खोजने में किया जाता है और विषय को और भी ज़्यादा अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से समझना होता है। यानी शोध का बेसिकली उद्देश्य क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपके नए ज्ञान को जोड़ना, नए फैक्ट्स को लेकर आना, किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी भी विषय के बारे में जो आपके निष्कर्ष है या कंक्लूजन जो है उसको प्रस्तुत करना। तो शोध आपका ये होती है। वहीं दूसरी ओर आलोचना की बात करें तो आलोचना का उद्देश्य क्या है कि जितनी भी आपके पास साहित्यिक कृतियां हैं उनके सौंदर्य को समझना, महत्व को जानना, प्रभाव, इन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, निर्धारण करना होता है। तो जो आपके आलोचक होते हैं ना, वो पाठक को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी रचना की जो विशेषता है वो क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके साहित्य में कितना उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए आपकी जो आलोचना है, इसका जो उद्देश्य है वो ये होता है। वहीं बात करें इन दोनों की कार्य पद्धति में अंतर, तो देखो शोध जो है वो आपकी एक निश्चित पद्धति के अनुसार होती है, यानी एक टाइम पीरियड इसमें सिलेक्ट होता है, ठीक है, और इसमें आपका जो विषय जो होता है ना, टॉपिक का जो चूज करना होता है, ठीक है, विषय चयन होती है, ये सामग्री संग्रहण इसके अंदर होता है, यानी आपका जो भी मटेरियल होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसी के बेस पे यहाँ पे आपका अध्ययन यानी स्टडी की जाती है, फिर विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है यानी दोबारा से रीचेक किया जाता है, और फिर एंड में कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस तरीके से आपका जो शोध की जो कार्य पद्धति होती है वो ऐसी होती है। वहीं बात करें आलोचना की कार्य पद्धति की, तो देखो इसमें ये आपकी स्वतंत्र मानी जाती है। आलोचक इसके अंदर विभिन्न दृष्टिकोणों से इसको करते हैं, जैसे आपका ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, मार्क्सवादी, सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, इन सारे दृष्टिकोण का यहाँ पे क्या करते हैं, आलोचक यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इनका उपयोग करके इनका जो रचना जो है इसका मूल्यांकन ये करते हैं। तथ्यों के साथ साथ ये क्या करते हैं, आलोचक जो होते हैं आपकी, वो साहित्यिक संवेदना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर हम बात करें परिणाम और इनकी उपयोगिता के बीच में अंतर, तो देखो शोध का जो परिणाम होता है ना, क्या निकल कर आता है कि नए ज्ञान, नई व्याख्या, नए निष्कर्ष इससे हमें प्राप्त होते हैं। वहीं आलोचना का परिणाम क्या होता है कि जितनी भी आपकी साहित्यिक कृतियां होती है, इसे बेहतर समझाना होता है, इसका मूल्यांकन करना होता है, और जो पाठकों की जो रुचि है उसको भी परिष्कृत करती है, यानी दिखाती है, और साहित्य की जो उत्कृष्ट है उसकी भी कृतियों को ये पहचानने में मदद करती है। तो इसके माध्यम से जो भी आपके साहित्यकार होते हैं ना, वो रचनात्मकता को
सुधारने की भी उन्हें प्रेरणा यहाँ पे मिलती है। तो वहीं अगर स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि शोध और आलोचना का पारस्परिक संबंध, यानी ये दोनों का जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो कैसे है। तो देखो शोध और जो आलोचना है ना, इनमें अनेक अंतर हमने देखे, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जो शोध है ना, शोध के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे आपका जरूरी होता है। आलोचना से आपके जो प्रमाण जो होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा आपके प्रमाणित बनाने के लिए, यानी आलोचना को और भी ज़्यादा अधिक प्रमाणित बनाने के लिए ना आपकी रिसर्च की नीड यहाँ पे पड़ती है। तो जो आपकी जो शोध है, शोध साहित्यिक तथ्यों का ही एक आधार है, बेस है, जबकि जो आपकी आलोचना है ये उन तथ्यों के आधार पर साहित्यिक मूल्यांकन का निर्धारण करती है। तो इसलिए दोनों ही आपके क्या है, साहित्यिक अध्ययन के पूरक पक्ष यहाँ पे माने जाते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं स्टडी करने के। वहीं बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि एंड में हम कह सकते हैं कि जो आपका शोध है, साहित्यिक आलोचना जो है, ये दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण आपकी प्रक्रिया है। शोध क्या कर रही है, नए फैक्ट्स की खोज कर रही है, नए तथ्यों की खोज कर रही है, विश्लेषण कर रही है, ज्ञान में विस्तार कर रही है। वहीं आलोचना क्या कर रही है, जितनी भी आपकी साहित्यिक कृतियां हैं उसकी व्याख्या कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। शोध आपकी अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, वैज्ञानिक होती है, जबकि आपकी जो आलोचना होती है इसमें आपकी साहित्यिक संवेदना और मूल्यांकन का जो तत्व है वो इसमें प्रमुख होता है। तो दोनों की जो प्रकृति है, जो जो दोनों के उद्देश्य हैं, ये भी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, अपोजिट माने जाते हैं। तो आपका जो साहित्य के अंदर जो भी आपका जो अध्ययन जो होता है ना, अध्ययन और उसका डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर ही जो आपकी आलोचना, जो शोध जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती है। तो इसी कारण जो आपकी शोध है और जो आलोचना है, इन दोनों में आपका साहित्यिक ज्ञान की उन्नति भी हमें देखने को मिलती है और उसकी अनिवार्यता भी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका कि शोध कार्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, वहीं एक प्रभावी सफल शोध कार्य के आवश्यक गुणों पर प्रकाश डालिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें शोध कार्य की विशेषताओं की और एक सफल शोध कार्य के जो आवश्यक गुण हैं वो कौन से हैं, हमें इस प्रश्न में बताने हैं। तो देखो शोध कार्य क्या कर रहा है, आपको ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है, सत्य की खोज करा रहा है, किसी समस्या या किसी विषय के बारे में आप डिटेल में उसमें स्टडी कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया ये आपकी कहला रही है। तो मानव सभ्यता के विकास में ना जो आपकी शोध है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्यों निभा रही है? क्योंकि ये आपका समाज, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा सभी क्षेत्रों में नए तथ्यों को और नए सिद्धांतों की खोज करने, जो खोज जो संभव हो रही है वो आपकी शोध की वजह से ही हो रही है। तो यहाँ पे जो शोध है ना वो सिर्फ आपका तथ्यों का संकलन नहीं है, यानी सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित और उनका व्यवस्थित अध्ययन करना, यानी पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक रूप से स्टडी करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निर्माण भी ये होता है। मूल्यांकन मीन्स आपका असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स है इसमें होते हैं शोध में। तो शोध जो है, शोध कार्य की जो सफलता है ना, उसके पीछे का जो स्वरूप है, पद्धति है, निष्पक्षता है, उपयोगिता है, ये सब आपकी निर्भर रहती है शोध कार्य पे। तो इसलिए एक अच्छा जो शोध कार्य है ना, उसमें आपकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं ज़रूरी होती हैं। कौन सी होती हैं ये जानेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये सारे गुण आपके क्या करते हैं, शोध को और भी ज़्यादा विश्वसनीय बनाते हैं, ट्रस्टेबल बनाते हैं, रिलेबल बनाते हैं, प्रामाणिक बनाते हैं, ठीक है, और प्रभावशाली यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखो पहला पॉइंट आपका क्या है कि वैज्ञानिकता, क्रमबद्धता, एक सुव्यवस्थित पद्धति, यानी शोध कार्य में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि उसकी वैज्ञानिकता। शोध किसी अनुमान या कल्पना के आधार पर यहाँ पे नहीं की जाती, बल्कि जो आपकी निश्चित शोध पद्धति जो है ना उसके अनुसार ही यहाँ पे उसे पूरा किया जाता है। तो इसमें आपका समस्या का चयन किया जाता है, उद्देश्य निर्धारण होता है, सामग्री का संग्रहण होता है, वर्गीकरण होता है, विश्लेषण होता है और एंड में आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये सारे स्टेप्स आपके फॉलो किए जाते हैं शोध कार्य में, रिसर्च वर्क में, ठीक है। तो एक शोध कार्य, सफल शोध कार्य जो होता है वो आपका एकदम प्लानिंग से किया जाता है और संगठन का जो उसमें महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी शोध व्यवस्थित ढंग से की जाएगी तो उसके परिणाम भी आपके बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होंगे और उपयोगी भी होंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपकी शोध है ना, इसको ये प्रामाणिकता प्रदान करता है और उसमें जो अध्ययन है उसकी भी पहचान ये कराता है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता, यानी एक एक प्रभावी जो शोध कार्य है ना उसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है कि वस्तुनिष्ठता होना, यानी शोधकर्ता को ऐसा होना चाहिए, रिसर्चर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने इंडिविजुअल जो थॉट्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो भी पक्षपात से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है या जो भी पॉइंट है
उनसे हटकर उसे यहाँ पे कार्य करना चाहिए। शोध जो होती है ना, जो रिसर्च जो होती है, उसको सिर्फ केवल उसके तथ्यों पर, उसके प्रमाण पर और तर्क के साथ ही होना चाहिए। तो यदि शोधकर्ता अपने निजी दृष्टिकोण को ज़्यादा यहाँ पे महत्व देता है, तो शोध की जो विश्वसनीयता होती है ना, और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी होती है। तो इसलिए शोध में आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी बायसेस, किसी भी प्रकार का पक्षपात इसमें आपका नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तभी आपकी जो शोध है वो ज़्यादा रिलेबल बनेगी, सत्यनिष्ठता वाली बनेगी। और जो शोध करता है उसको ना, जितने भी उसके पास फैक्ट्स हैं, उसके अनुरूप ही उसे अपनी रिसर्च को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। और यही गुण जो है आपका शोध को यहाँ पे प्रामाणिक बनाते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है, मौलिकता, नवीनता और नए ज्ञान का विस्तार। तो देखो, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके नए ज्ञान की यहाँ पे खोज कर रही है, और किसी भी विषय को यहाँ पे किसी विषय को नए दृष्टिकोण से यहाँ पे समझा रही है। तो इसलिए किसी भी शोध कार्य में ना आपकी मौलिकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नवीनता होना बहुत ज़रूरी है। तो शोध जो है केवल आपकी पूर्ववर्ती ज्ञान से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ववर्ती ज्ञान की जो पुनर्वृत्ति है, यानी उसको जो दोबारा दोहराया जाता है, उससे नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ नया और एड ऑन होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो आपकी रिसर्च जो कार्य था अभी तक, जो भी उसमें रिसर्च हुई, उसी के बेस पे ही उसको सिर्फ हमें एक बार रिवाइज करके, पुनरावृत्ति यानी दोहरा के सिर्फ वही सारे फैक्ट्स को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ने का प्रयास यहाँ पे करना चाहिए शोधकर्ता को। तो शोधकर्ता जब यहाँ पे अपने नए तथ्यों की खोज करता है, नई व्याख्याओं को उसके अंदर ऐड ऑन करता है, प्रस्तुत करता है, पुराने सिद्धांतों की वो समीक्षा करता है, और नए नवीनता शोध को यहाँ पे महत्वपूर्ण बनाता है। तो जो भी आपका मौलिक शोध जो है ना, मौलिक शोध कार्य के ज्ञान में आपका यहाँ पे क्या करता है, वृद्धि करता है। तो भविष्य में जो आपके शोध करता है, उनके लिए नई संभावनाएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, नए ज्ञान को जोड़ने के लिए। तो इसलिए आपकी शोध के अंदर नए ज्ञान को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नए तथ्यों को ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो तार्किक विश्लेषण, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। यानी एक सफल शोध कार्य में ना आपके जितने भी तथ्य हैं, उनको सिर्फ यहाँ पे कलेक्ट करना ही सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका एक गहन और तार्किक विश्लेषण करना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो शोधकर्ता को यहाँ पे जितनी भी उसके पास उपलब्ध सामग्री है, उसका यहाँ पे उसे अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और जो भी प्रमाण जो है, उसी के आधार पर उसे क्या करने चाहिए, निष्कर्ष निकालने चाहिए। तो शोध में आपका जितने भी हर जो तथ्य जो है, उसको उसका उसे ना उपयुक्त स्रोत यहाँ पे उसके पास होना चाहिए। यानी शोध के अंदर, रिसर्च के अंदर जो भी प्रत्येक उसके पास फैक्ट जो है, हर फैक्ट का उसके पास एक अच्छा जो रिसोर्स जो है वो होना चाहिए, ताकि जो भी वो निष्कर्ष निकाले, उसका एक ठोस प्रमाण होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैंने इस समस्या के ऊपर जो भी अपना कंक्लूजन दिया है, उसके पीछे का रीज़न ये है, एक प्रमाण होना चाहिए। तो जब शोध के जो निष्कर्ष जो है ना, तर्क जो है, प्रमाण जो है, इन सब पे आधारित होती है ना जब शोध, तो आपकी और भी ज़्यादा विश्वसनीयता शोध के अंदर बढ़ जाती है, और इसी कारण से आपका जो शोध कार्य है, उसमें ज्ञान का जो प्रामाणिक स्रोत जो है वो यहाँ पे माना जाता है। तो प्रामाणिकता और तार्किकता दोनों ही क्या करते हैं, शोध की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे माने जाते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न क्या अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्पष्टता, सत्यापनशीलता और उपयोगिता। यानी एक अच्छे शोध कार्य की जो भाषा है ना, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। तभी आपकी जो शोध है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अगर आपकी शोध के अंदर भाषा जो है एकदम क्लैरिटी से भरी हुई है, स्पष्ट है, इफेक्टिव है, तो जितने भी आपके जो पाठक होंगे ना, उनको यहाँ पे पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। साथ ही जो आपकी जो शोध होगी वो ऐसी होनी चाहिए, जिनका जो निष्कर्ष है जिनका जो निष्कर्ष है वो शोधकर्ता ने उसे दोबारा से क्या करा है, रीचेक करा है, और उसमें सत्यापन करा है। तो इससे आपकी जो सत्यापनशीलता जो होती है ना, इसको भी यहाँ पे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त जितनी भी आपकी शोध होती है, वो और भी ज़्यादा उपयोगिता उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो शोध से प्राप्त जितने भी आपके पास कंक्लूजन है, वो समाज, साहित्य, शिक्षा या किसी भी क्षेत्र के लिए लाभकारी यहाँ पे होना ज़रूरी है। जो शोध है वो आपका समाज, ज्ञान जगत की आवश्यकताओं को यहाँ पे पूरा करता है, और वास्तव में आपका जो सफल और जो सार्थक है, वो भी यहाँ पे उसको बनाता है, शोध को। वहीं बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि शोध कार्य जो है ना, वो आपका ज्ञान अर्जन करने का, सत्य की खोज करने का, और एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और रचनात्मक पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, रिसर्च वर्क आपका, और इसकी सफलता के पीछे अनेक आपके गुण होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रमबद्धता, कार्य प्रणाली, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, मौलिकता, प्रामाणिकता, तार्किक विश्लेषण, यानी जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे गुण पढ़े हैं ना, वो क्या होते हैं आपकी किसी भी शोध के अंदर सफलता के गुण यहाँ पे जो होते हैं वो मायने रखते हैं। तो
एक जो आदर्श शोध कार्य है ना, वो सिर्फ केवल आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ज्ञान ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, उसमें अपना एक नया योगदान वो देता है। तो इसलिए शोधकर्ता को यहाँ पे सत्यनिष्ठता, परिश्रम, धैर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ-साथ यहाँ पे अपना शोध कार्य को करना चाहिए, और ऐसे गुण से युक्त जो आपका जो शोध कार्य होता है, वो समाज के ज्ञान और शिक्षा, ज्ञान विज्ञान में उन्नति में ये क्या करता है, योगदान यहाँ पे अपना देता है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कहता है कि शोध करते समय तथ्य और विश्लेषण दोनों समान रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। वहीं दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, वो बोलता है कि शोध कार्य में आपका जो तथ्य संग्रहण जो है और जो तथ्य विश्लेषण जो है, इनकी भूमिका क्या है। तो देखो, पहले प्रश्न में हमें क्या बताना है कि शोध करते समय जो आपके विश्लेषण जो होते हैं, ठीक है, और जो तथ्य जो होते हैं यानी एनालाइज जो होता है, और जो आपके फैक्ट्स होते हैं, ये ज़रूरी क्यों होते हैं। वहीं दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो भी आप फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, जो भी तथ्यों का संग्रहण करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है किसी भी शोध कार्य में। तो देखो, अगर हम इसे थोड़े से इंट्रो से समझे, ठीक है, परिचय से अगर हम यहाँ पे समझे इसको, तो जो आपकी जो यहाँ पे जो शोध है ना, वो एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तर्क संगत पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा किसी भी विषय, समस्या या तथ्य के संबंध में हम नए ज्ञान की यहाँ पे प्राप्ति करते हैं। तो शोध कार्य जो होता है, इसके 2 सफल प्रमुख आधार यहाँ पे माने जाते हैं। पहला है आपका तथ्य संग्रहण, दूसरा है तथ्य विश्लेषण। इसी के आधार पर ही आपकी पूरा जो शोध होती है ना, वो चलती है। तथ्य क्या करता है, शोध का एक बेस होता है, एक आधार होता है, जबकि उनका जब हम विश्लेषण करते हैं, तो तथ्यों का हम यहाँ पे अर्थ निकालते हैं, उसकी एक नई दिशा देखते हैं, फिर एंड में हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आपके फैक्ट्स को यानी तथ्यों को कलेक्ट करना ही शोध आपकी पूरी नहीं हो जाती करने से, बल्कि उसको विश्लेषण भी करना होता है। जब तक हम इन फैक्ट्स को एनालाइज नहीं करेंगे, उनका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक इसके पीछे के जितने भी प्रामाणिक जो तथ्य होंगे, हमें वो नहीं मिल पाएंगे। इसके पीछे का कारण, समस्या का कारण हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि शोध करते टाइम ना, आपके पास जो तथ्य हैं, जो विश्लेषण है, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे शोध के अंदर होता है, जो कि शोध की विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता और उसकी जो निष्कर्ष की जो प्रामाणिकता है, इन दोनों को यहाँ पे क्या करता है, संतुलित करने पर यहाँ पे ये निर्भर करता है। वहीं अगर हम पहले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो, शोध में जो आपका तथ्य का जो संग्रहण करना होता है, वो क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो आपका जो रिसर्च जो होती है ना, रिसर्च की स्टार्टिंग में ही आपके सारे फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो तथ्य संग्रहण जो होता है ना, शोध कार्य के अंदर आपका ये प्रारंभिक चरण माना जाता है। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या से रिलेटेड फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और जो तथ्य होते हैं, वो किसी भी एक रिसर्च का क्या माना जाता है, फाउंडेशन मानी जाती है, आधारशिला यहाँ पे मानी जाती है, और इन्हीं के आधार पर ही जो आपके जो शोधकर्ता होते हैं, वो अपनी स्टडी को यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो जितनी भी आपकी पुस्तकें होती हैं, जो भी आपके रिसर्च पेपर होते हैं, शोध पत्र जो होते हैं, ठीक है, अभिलेख होते हैं, सर्वेक्षण जो होते हैं, इंटरव्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनरिंग जो होती है, इन सब से हमें जो फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी जो यदि विश्वसनीय, प्रामाणिक और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ये अगर उपलब्ध ना हो हमारे पास ये सारे फैक्ट्स, तो आपकी जो शोध है ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगी, ज़्यादा सटीक नहीं बन पाएगी, प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। तो जो भी शोधकर्ता होते हैं ना, वो तथ्य के आधार पर ही किसी वास्तविक स्थिति का यहाँ पे ज्ञान करते हैं, और समस्या की प्रकृति को समझने में उन्हें सहायता यहाँ पे मिलती है। तो तथ्य संग्रहण आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो रिसर्च है, सिर्फ हम उसको एक कल्पना यानी इमेजिनेशन के थ्रू या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास फैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के आधार पर ही हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे आपके कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष तक हम पहुँच पाते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि शोध में तथ्य विश्लेषण की भूमिका, यानी जो आपकी रिसर्च है, उसमें आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, उनको जब हम एनालाइज करते हैं, तो उसकी भूमिका क्या होती है। तो देखो, यहाँ पे आपका जो तथ्यों का जो संग्रहण जब हमने कर लिया, यानी फैक्ट्स को हमने कलेक्ट कर लिया, तो एंड यहाँ पे आपका रिसर्च का एंड नहीं हो जाता, ठीक है, बल्कि इसके बाद क्या होता है, फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद जो भी आपका जो फैक्ट्स होते हैं, उनका यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज उन्हें किया जाता है। और तथ्य विश्लेषण पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो आपके रिसर्चर होते हैं, उन्हें एक संकलित तथ्यों का उन्हें वर्गीकरण करना पड़ता है, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर वो फैक्ट्स को, फिर उनका कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं, फिर एंड में उसका व्याख्या करते हैं, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में आपका मूल्यांकन यानी असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे
विश्लेषण के द्वारा आपके जितने भी तथ्य होते हैं ना, इनके बीच के यहाँ पे संबंध स्थापित किए जाते हैं और उनके आधार पर ही यहाँ पे आपके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और ये जो होता है शोधकर्ता को यहाँ पे समस्याओं के कारण जानने में आपकी मदद करता है, प्रभाव और जितने भी उसके समाधान है उसको खोजने में यहाँ पे सहायता प्रदान करता है। तो यदि आपके तथ्य वैज्ञानिक है, तार्किक विश्लेषण उनमें ना किया जाए, जो भी आपके पास एकत्रित सामग्री है उन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी सूचनाएं हैं वो संग्रहण बन के रह सकती है, फिर उनका कोई सार्थक निष्कर्ष यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाता। यानी जो भी आपके पास फैक्ट्स है, अगर हम उसको एनालाइज ना करें, उसको एक साइंटिफिक रूप ना दें, तो फिर वो सिर्फ आपकी एक सामग्री बन के रह जाएगी, एक मटेरियल बन के रह जाएगा, ठीक है। और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी के अंदर ही रह जाएगी सीमित, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शोध के अंदर। तथ्यों को, जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी फैक्ट्स हैं, उनका एनालाइज करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आपकी जो शोध के अंदर जो निष्कर्ष जो होते हैं ना, वो आपके रिलेबल बन पाते हैं, ठीक है। समस्या का समाधान हमें फिर मिल पाता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि तथ्य और विश्लेषण का पारस्परिक संबंध, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तथ्य विश्लेषण क्या कर रहा है, सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है, वहीं तथ्य विश्लेषण क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो भी अर्थ है वो हमें बता रहा है। तथ्य के बिना यहाँ पे जो भी आपका विश्लेषण है वो आपका निष्प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव नहीं हो सकता। वहीं अगर हम तथ्य विश्लेषण के बिना यहाँ पे जितने भी आपके फैक्ट्स हैं इनको यहाँ पे आधारहीन माना जाएगा। यानी यहाँ पे आपका जो तथ्य जो है, यानी जो फैक्ट जो है और विश्लेषण जो है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों है? क्योंकि फैक्ट जो है आपका, या तथ्य विश्लेषण जो है ना, ये आपकी सामग्री को यहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं और उनका अर्थ निकालने में आपकी यहाँ पे जो हेल्प है वो कौन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो आपकी जो रिसर्च जो होगी, जो शोध जो होगी, वो आपकी निष्प्रभावी होगी, यानी इतना इफेक्टिवली यहाँ पे वो नहीं हो पाएगी। तो एक सफल शोध में ना इन दोनों का बैलेंस रूप से, यानी संतुलित रूप से अगर हम उपयोग करें, बैलेंस करके इनमें बैलेंस मेंटेन करें, तो ही ये सफल बन सकती है हमारी शोध, ठीक है। तो शोधकर्ता को यहाँ पे पहले से जो भी प्रासंगिक तथ्य हैं उसे यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसमें निष्पक्षता, वैज्ञानिक विश्लेषण उसको करना होता है। और यही पूरी जो प्रक्रिया जो है, जो हम कह सकते हैं पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चलता है, और इसी तरीके से आपकी जो शोध है वो विश्वसनीय यहाँ पे बनती है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि शोध की जो विश्वसनीयता है, इसमें इन दोनों का क्या योगदान है। तो देखो, शोध की जो गुणवत्ता है ना, वो इस बात पे निर्धारित होती है कि उसमें आपके पास कितने जो तथ्य हैं, कितने फैक्ट जो हैं वो प्राप्त हैं आपको, ठीक है। उनका विश्लेषण यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, वैज्ञानिक रूप उसमें फॉलो किया गया है या तार्किक फॉलो गया है। तो ये सही तथ्यों के आधार पर ही यहाँ पे इसका विश्लेषण किया जाता है, और यहाँ पे जो आपकी शोध है वो और भी ज़्यादा विश्वसनीय बनती है। तो जबकि अगर आपको गलत आपके पास फैक्ट्स होते हैं, अधूरे तथ्य होते हैं, तो इसलिए आपका जो श्रेष्ठ विश्लेषण जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। यानी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी है वो इनकम्प्लीट है या अधूरी है, या हम कह सकते हैं गलत है, तो आप फिर एनालाइज जो है ना, शोध करते समय एनालाइज करने में यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस प्रकार आपके पास पर्याप्त होने चाहिए सारे के सारे तथ्य, ठीक है, ताकि आप उसका उचित ढंग से विश्लेषण कर सके, एनालाइज कर सके, और जो शोध है उसको एक निष्कर्ष यहाँ पे दे सके, एक अच्छा सफल निष्कर्ष यहाँ पे दे सके। तो इसलिए शोधकर्ता के लिए ना यहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने तथ्यों को संग्रहण करे, उसका विश्लेषण करे, और दोनों ही मिलकर आपकी क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर संयुक्त भूमिका निभाते हैं शोध को और भी ज़्यादा उपयोगी बनाने में, प्रामाणिक बनाने में और ज्ञानवर्धक यहाँ पे बनाने में। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि तथ्य और विश्लेषण, इन दोनों के बीच में बैलेंस की आवश्यकता क्यों होती है, यानी इन दोनों के बीच में संतुलन की नीड क्यों होती है। तो देखो, शोध कार्य के अंदर जो आपका तथ्य है और विश्लेषण है, इन दोनों को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी आपका जितने भी तथ्य जो है ना, उनका संग्रहण हम अच्छे से कर सके, ताकि जो आपकी शोध जो है आपकी बेझिल न हो जाए। बेझिल मतलब यानी अपने जो हमें जिस उद्देश्य पे पहुंचना है, जो भी समस्या का कारण हमने जानना है शोध करते टाइम, उससे हम भटक ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे तथ्य और विश्लेषण दोनों के बीच में यहाँ पे संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होता है। अत्यधिक विश्लेषण तथ्यों से यहाँ पे आपको दूर ले जाता है, ज़्यादा अगर हम एनालाइज करते हैं तो जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उससे हम दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए एक कुशल शोधकर्ता वही माना जाता है, ठीक है। एक आपका जो रिसर्चर है, गुड रिसर्चर वही माना जाता है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको चूज़ करे, उसमें निष्पक्षता लाए, तार्किकता का यूज़ करे, यानी आपका लॉजिक का यूज़ करे, और वैज्ञानिक विश्लेषण भी उसको करे। तो वही आपका क्या कहलाता है, एक
कुशल शोधकर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो संतुलन है ना, ये संतुलन शोध के निष्कर्षों को और भी ज़्यादा आपका प्रभावी बनाता है, स्पष्ट बनाता है, उपयोगी बनाता है, और साथ ही ये जो शोध है वो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यहाँ पे प्रदान करती है, और उसके परिणामों की जो व्यापक स्वीकृति है वो भी दिलाने में ये सहायक होती है। तो वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में कहा जा सकता है कि जो आपके शोध कार्य है ना, ये आपका तथ्य संग्रहण, तथ्य विश्लेषण दोनों का ही क्या है, एक रूप है। दोनों के ही महत्वपूर्ण जो स्वरूप है, या हम कह सकते हैं दोनों ही समान रूप से आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, शोध कार्य के अंदर आपका तथ्य संग्रहण और तथ्य विश्लेषण दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शोध के आधार पर तथ्य जो है वो शोध को एक आधार प्रदान करते हैं, जबकि विश्लेषण क्या करता है, उन तथ्यों की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका एक अर्थ यहाँ पे बताता है और उसके महत्व को भी उजागर करता है। तो दोनों का अभाव अगर होगा, यानी दोनों की कमी हमारी होगी शोध के अंदर, तो शोध हमारी इनकम्प्लीट यहाँ पे मानी जाएगी। तो इसलिए एक सफल और वैज्ञानिक और विश्वसनीय जो शोध है ना, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो आपके शोधकर्ता जो हैं वो प्रामाणिक तथ्यों का संग्रहण करें, उनको निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण रूप से प्रस्तुत करें, और तथ्य और विश्लेषण दोनों ही आपके क्या है, शोध प्रक्रिया के दो ऐसे अभिन्न पक्ष यहाँ पे माने जाते हैं, जिनके समन्वय से ही ये सार्थक, प्रामाणिक और प्रभावशाली शोध का यह निर्माण यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि शोध प्रविधि से आप क्या समझते हैं, उसके स्वरूप एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि शोध को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाने के लिए शोध प्रविधि की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो दोनों में ही हमें क्या बताना है, शोध प्रविधि के बारे में बताना है, एक में उसका स्वरूप बताना है और एक में महत्व बताना है। वहीं अगले प्रश्न में हमें बताना है कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो शोध प्रविधि है, इसकी भूमिका क्या है शोध के अंदर। तो देखो, अगर हम इसके इंट्रो की बात करें तो देखो, शोध क्या है, आपका आपके ज्ञान में विस्तार करने का एक सतत और वैज्ञानिक यहाँ पे पूरा एक प्रक्रिया मानी जाती है, और जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी विषय, समस्या और तथ्यों का गहन अध्ययन करके नए निष्कर्ष को यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो शोध की सफलता केवल आपकी तथ्यों के संग्रहण पर ये निर्भर नहीं करती, बल्कि उन तथ्यों को एक व्यवस्थित अध्ययन करना, यानी सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना, उन्हें एनालाइज करना, रिप्रेजेंट करना, ये भी इसमें मेन होता है। तो यही जो है ना आपका, ये जो है, ये कार्य जो है आपका शोध प्रविधि के द्वारा ही क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो शोध प्रविधि क्या है कि शोध प्रविधि वो है, शोध की वो वैज्ञानिक और व्यवस्थित पद्धति है, वो मेथड है, साइंटिफिक मेथड, जिसके माध्यम से एक रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है कि उसको ये सारी जो स्टेप्स हैं यहाँ पे फॉलो करने हैं, और जो एक निश्चित दिशा है वो अपने रिसर्च वर्क को क्या करता है, प्रदान करता है, वही आपकी शोध प्रविधि कहलाती है। तो ये जो शोध है ना, शोध की जो योजना बनाने, तथ्यों का संकलन करने, ठीक है, और उनका वर्गीकरण करने, विश्लेषण करने और एंड में निष्कर्ष तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो शोध प्रविधि के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए आपका जो शोध प्रविधि है, इसको किसी भी शोध कार्य की क्या मानी जाती है, एक फाउंडेशन यानी आधारशिला यहाँ पे मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि शोध प्रविधि का अर्थ और उसका स्वरूप हमें यहाँ पे बताना है। तो शोध प्रविधि से आश्चर्य उन वैज्ञानिक विधियों, तकनीकों, नियमों और प्रक्रियाओं से है, जिनका उपयोग यहाँ पे आपका शोध कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करना होता है, यानी पूरा करना होता है। और ये जो होते हैं, केवल आपके तथ्यों को संग्रहण करने की विधि नहीं होती, बल्कि समस्या के चयन से लेकर आपके निष्कर्ष तक एक पूरा प्रतिवेदन लेखन यहाँ पे तैयार किया जाता है, यानी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और जो आपकी पूरी जो प्रक्रिया का क्या करती है, मार्गदर्शन यहाँ पे करती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि शोध प्रविधि का जो स्वरूप जो होता है ना, वो वैज्ञानिक, तार्किक और वस्तुनिष्ठ होता है, और क्रम वाइज होता है, यानी सीक्वेंस वाइज होता है। तो इसमें जो आपकी पूर्व निर्धारित योजनाएं होती है ना, इसके अनुसार यहाँ पे कार्य किया जाता है। जो भी आपकी प्लानिंग होती है, रिसर्च से पहले यहाँ पे एक पूरी प्लानिंग होती है, उसके अनुसार ही आपका जो वर्क होता है वो यहाँ पे किया जाता है। तो हर एक स्टेज में ना, हर एक चरण में आपका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है। यहाँ पे शोध प्रविधि जो होती है वो शोधकर्ता को यहाँ पे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, यानी कि उसके जो उसके इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उनसे वो दूर रखने का यहाँ पे क्या करती है, कार्य करती है शोध प्रविधि शोधकर्ता को, ठीक है, ताकि वो सत्य और प्रामाणिक निष्कर्ष तक वो पहुंच पाए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे शोध को वैज्ञानिक बनाने में जो आपकी शोध प्रविधि है, इसकी जो भूमिका है, मुख्य भूमिका, वो क्या है। तो देखो, किसी भी शोध को यहाँ पे वैज्ञानिक स्वरूप
प्रदान करने में जो आपकी शोध प्रविधि है ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शोध को यहाँ पे अनुमान, कल्पना या व्यक्तिगत विचारों तक यहाँ पे सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि उसको एक प्रॉपर जो रिलेबल रिजल्ट है, जो आपके प्रमाण है, ठीक है, तर्क जो है, परीक्षण जो है, इसी के आधार पर ही उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो शोध प्रविधि के माध्यम से जो रिसर्चर जो होता है, शोधकर्ता जो होता है, वो तथ्यों का संग्रहण करता है निश्चित नियमों के अनुसार, ठीक है, और जितनी भी उसके पास सामग्री होती है ना, जो भी उसके पास मटेरियल होता है, उसका वो एनालाइज करता है ताकि उसको एक नया दृष्टिकोण मिले और निष्कर्ष तक वो एंड में पहुंच पाए। और निष्कर्ष को भी वो एक सत्यता की जांच उसमें हमें उस देखने को मिलती है, यानी जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, जो भी कंक्लूजन निकाला है, वो कितना रियलिटी भरा है, ठीक है, कितनी उसमें वास्तविकता है, कितना सत्य है। तो इस प्रकार से जो आपकी शोध प्रविधि है, वो शोध को विश्वसनीय, प्रामाणिक और वैज्ञानिक यहाँ पे बनाती है। इसके कारण जो आपका शोध जो है, शोध के परिणाम जो है, उसे यहाँ पे दोबारा रीचेक किया जाता है और उसमें सत्यापन की जो भावना है, संभावना जो है, वो देखने को हमें मिलती है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो शोध को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध बनाने में इसकी क्या भूमिका है शोध प्रविधि की। तो देखो, शोध कार्य क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आपके अनेक चरण जो होते हैं, स्टेजेस जो होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो हर चरण में ना उचित एक प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक उचित प्लानिंग नहीं होगी, यानी उचित नियोजन नहीं होगा, तो जो आपका शोध वर्क जो है ना, शोध कार्य जो है, यानी आपका रिसर्च वर्क जो है, वो आपका अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी शोध प्रविधि है, वो क्या कर रही है कि शोधकर्ता को यहाँ पे एक निश्चित दिशा प्रदान कर रही है और बताती है कि किस तरीके से उसे क्रम वाइज कौन सा कार्य करना है। जैसे पहले आपका, हम रिसर्च स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपने विषय को चयन करते हैं, चूज करते हैं, फिर हम यहाँ पे अपना एक टाइम पीरियड यहाँ पे डिसाइड करते हैं, समस्या यहाँ पे यहाँ पे आपका विषय का चयन किया जाता है, फिर आपका यहाँ पे समस्या निर्धारण किया जाता है, ठीक है, यानी क्या प्रॉब्लम है उसमें हमें ये जानना पड़ता है। उसके बाद आपकी परिकल्पना निर्माण होता है, फिर तथ्यों का संग्रहण होता है और वर्गीकरण, यानी आपका लास्ट में क्लासिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद उसका एनालाइज किया जाता है, फिर व्याख्या की जाती है और एंड में आपके कंक्लूजन। ये सारे चरण क्या है, सारे स्टेप्स क्या है, शोध प्रविधि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, ताकि उससे जो आपकी शोध जो है, वो व्यवस्थित रूप से संचालित बन पाए, यानी चल पाए, ठीक है। तो परिणाम इसका क्या निकल कर आता है कि जितने भी आपके शोध कार्य हैं, रिसर्च वर्क में जितनी भी आपकी स्पष्टता, क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, ठीक है, सीक्वेंस जो है, वो बनी रहती है और शोध अपने उद्देश्य को यहाँ पे आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है। तो देखो, शोध प्रविधि के महत्व की बात करें यहाँ पे, तो शोध प्रविधि जो है ना, वो किसी भी शोध कार्य की सफलता का यहाँ पे प्रमुख आधार होती है। तो ये जो होता है ना, शोधकर्ता को यहाँ पे समय, श्रम, संसाधन, इन सब का उचित प्रयोग करना भी सिखाती है। इसके माध्यम से जो आपकी शोध की दिशा है, वो एकदम स्पष्ट होती है कि हमें शोध में कौन कौन सी जो स्टेप्स है, उन्हें फॉलो करना है, कौन सी दिशा में जाना है और कौन कौन से जो आपके अननेसेसरी जो फैक्ट है, उनसे हमें बचना है और सूचनाओं से बचना है, अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है, उनसे बचना है। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है हमें यहाँ पे शोध के अंदर, शोध प्रविधि। तो शोध प्रविधि क्या कर रही है, आपकी कंक्लूजन को और भी ज़्यादा रिलेबल बना रही है, विश्वसनीय बना रही है और शोध को एक प्रामाणिक स्वरूप भी यहाँ पे दे रही है। तो शोधकर्ता जो है ना, वो अपनी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का यहाँ पे क्या करती है, विकास करती है और साथ में आपका जो शोध कार्य है, उसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनको भी यहाँ पे ये सुनिश्चित करती है। और इसी कारण जो आपका उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जो शोध होती है, उसके अंदर आपकी उपयुक्त शोध प्रविधि का यहाँ पे उसका चयन किया जाता है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि साहित्यिक शोध में जो आपकी शोध प्रविधि है, इसकी क्या उपयोगिता है। वहीं अगर हम बात करें शोध के दूसरे टाइप की, साहित्यिक शोध की, उसके अंदर आपका शोध प्रविधि की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है। तो देखो, इसमें इसका विशेष स्थान यहाँ पे माना जाता है साहित्यिक शोध में, शोध प्रविधि का। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी साहित्यिक कृतियाँ होती हैं, लेखक होते हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, इन सब का यहाँ पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और शोध प्रविधि जो शोधकर्ता होती है, उसको एक निश्चित दृष्टिकोण यहाँ पे प्रदान करती है, एक निश्चित दृष्टिकोण यहाँ पे क्या करती है, देती है। तो इसके माध्यम से जितनी भी आपकी साहित्यिक सामग्री है, इनका एक व्यवस्थित संकलन यहाँ पे मिलता है रिसर्चर को, शोधकर्ता को, और उसके लिए जो एनालाइज जो करना होता है, विश्लेषण करना जो होता है, वो ईजी हो जाता है। तो शोध प्रविधि क्या है कि साहित्यिक तथ्यों का प्रामाणिकता स्थापित करने में, विभिन्न स्रोतों की तुलना करने में, ठीक है, अध्ययन करने में और एक निष्पक्ष कंक्लूजन निकालने में भी यहाँ पे मदद करती है। तो इस प्रकार से जो आपकी साहित्यिक शोध जो है ना, वो केवल आपकी व्याख्या तक सीमित ना रहकर, बल्कि उसको एक वैज्ञानिक और प्रामाणिक यहाँ पे अध्ययन के रूप में उसे
प्रस्तुत करती है। वहीं बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो स्टूडेंट्स निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपकी शोध प्रविधि जो है वो आपके शोध कार्यों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है और एक उसका बेस होती है शोध का। तो शोध को सही दिशा देने, उसका उद्देश्य, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, ये सब कौन कर रहा है? आपका शोध प्रविधि कर रही है। शोध प्रविधि के बिना आपकी जो रिसर्च जो है, रिसर्च वर्क जो है, शोध कार्य जो है वो आपका व्यवस्थित नहीं रह सकता और ना ही उसके जो निष्कर्ष है वो आपके विश्वसनीय बन सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो शोध प्रविधि है ना, इसके तथ्यों का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो शोध को यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिक और उपयोगी ये बनाती है। तो इसलिए किसी भी सफल शोध के कार्य के लिए आपका उचित और वैज्ञानिक जो शोध प्रविधि है उसको चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनका सही उपयोग करना भी यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो है ना शोध के ज्ञान की वृद्धि में ये मदद करती है और सत्य की जो खोज है उसको भी और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी बनाती है। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि शोध का जो स्वरूप है इसे स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शोध की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए और उसके मूल तत्वों की जो विवेचना है वो कीजिए। मूल तत्वों और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो देखो, अगर हम यहाँ पे छोटे इंट्रो से समझे तो यहाँ पे भी आपकी जो शोध है वो आपकी ज्ञान की प्राप्ति करा रही है, वैज्ञानिक, व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो शोध का सामान्य अर्थ क्या है कि किसी भी समस्या, किसी भी विषय, किसी भी तथ्य या किसी भी घटना का डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं वो ही आपकी शोध कहलाती है। और उसमें जब अन्वेषण करते हैं यानी खोज करते हैं किसी भी समस्या के पीछे के कारण के, तो वो आपकी क्या कहलाती है? शोध कहलाती है। तो शोध जो है ना वो मनुष्य को एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का आधार माना जाता है। यानी शोध क्या करती है? मनुष्य को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाती है, यानी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर लेकर आती है। जब हम किसी भी विषय के बारे में, जब हमारे पास जो भी उपलब्ध ज्ञान जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता या किसी भी समस्या का समाधान हमें ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब हमें शोध की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है, यानी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपकी शोध होती है वो केवल आपके नए तथ्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें जो भी आपके पुराने जो तथ्य थे उनका जो रीचेक जो है, यानी पुनः समीक्षा जो है या पुनर्परीक्षा जो है वो की जाती है। सत्यापन, विश्लेषण, व्याख्या, इन सब का जो उद्देश्य है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। तो सामाजिक साहित्य, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, इतिहास, ये सारे क्षेत्रों में आपकी जो शोध है वो आपको देखने को मिलेगी विशेष रूप से। ठीक है, तो शोध के माध्यम से ना हम नए ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं और समाज और मानवीय जीवन के विकास में भी हमें यहाँ पे सहायता मिल रही है। तो अगर हम शोध के स्वरूप की और अवधारणा की बात करें तो शोध क्या है? आपकी एक पूरा बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय के बारे में या किसी भी हम समस्या के बारे में, घटना के बारे में एक पूरा क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, यानी सिस्टमैटिक रूप से पूरा डिटेल में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, वही आपकी शोध होती है। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि सत्य की खोज करना, नए ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है, और विद्यमान जो आपका ज्ञान है उसका परिष्कार करना होता है। ठीक है, तो शोध का जो स्वरूप है वो वैज्ञानिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर तथ्यों के ऊपर ही अपने शोध कार्य को करते हैं। ठीक है, तथ्यों का संग्रहण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, फिर एंड में कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो शोध का जो स्वरूप है ना वो केवल आपकी सूचनाओं को सीमित करने तक नहीं होता, सूचनाओं को कलेक्ट करने तक नहीं होता, सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें जितने भी आपके तथ्य हैं उसकी व्याख्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, नए निष्कर्ष को ऐड ऑन करना होता है। इसलिए आपका जो शोध है वो आपका ज्ञान का विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। वहीं शोध के मूल तत्वों की बात करें तो देखो, किसी भी शोध कार्य की जो सफलता है ना उसके मूल तत्वों पर ये निर्भर होती है। शोध का जो पहला तत्व है वो क्या है कि समस्या को चूज करना। बिना स्पष्ट समस्या के यहाँ पे शोध करना आपका पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको किस समस्या पर, किस विषय पर आपको रिसर्च करनी है, तो यहाँ पे आपकी रिसर्च पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका जो पहला जो स्टेप होता है वो समस्या को चूज करना होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि जितने भी आपके पास तथ्य हैं उन्हें कलेक्ट करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, जिसके अंतर्गत जितनी भी आपकी विश्वसनीय स्रोत जो है, ठीक है, जितने भी मटेरियल जो है, जितने भी आवश्यक मटेरियल जो है उसको लेना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है कि जितने भी आपके पास फैक्ट हैं उनका विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना, जिसके माध्यम से आपके पास जो भी सामग्री जो प्राप्त है फिर उसको एक बार उसका परीक्षण करना, यानी रीचेक करना होता है। तो इसी के अतिरिक्त आपकी जो शोध होती है ना उसके अंदर हमें सत्यापितता देखने को मिलती है।
तो शोध की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये क्या होती है, आपकी वैज्ञानिकता से भरी होती है शोध, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और पूर्व निर्धारित जितने भी आपके नियम होते हैं, पद्धति होते हैं, इसके अनुसार हम करते हैं। तो इसी के कारण जो भी आपके कंक्लूजन होते हैं वो और भी ज़्यादा प्रामाणिक यहाँ पे माने जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या कहती है कि ये वस्तुनिष्ठता होती है, यानी यहाँ पे शोधकर्ता अपने विचारों को, व्यक्तिगत विचारों को, भावनाओं को, इन सब से मुक्त होकर जो आपके पास फैक्ट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, डिटेल में स्टडी करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तीसरी विशेषता क्या कहती है कि क्रमबद्धता, यानी जो आपकी रिसर्च जो होती है वो पूरी एक सिस्टमैटिक रूप से होती है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जिसमें आपकी सबसे पहले समस्या को निर्धारित किया जाता है, समस्या को समझा जाता है, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास रिसर्च पेपर है, सामग्री संग्रहण है, उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर एंड में कंक्लूजन पहुंचा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे स्टेप बाय स्टेप सारा पूरा जो प्रोसेस है रिसर्च में चलता है। वहीं सत्य की खोज एवं नवीनता, यानी शोध जो है, रिसर्च जो है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि आपको सत्य की खोज कराना। शोधकर्ता जितने भी उसके पास उपलब्ध फैक्ट जो है, ठीक है, तथ्य जो है, इसका परीक्षण करता है, यानी इसके बारे में जांच करता है और वास्तविक स्थिति को समझने का यहाँ पे वो प्रयास करता है। तो इसी के कारण आपकी जो शोध है ना वो नए ज्ञान को विकसित करने में मदद करती है। तो शोध जो है वो एक अन्य शोध की एक और अन्य विशेषता है, वो क्या है, नवीनता, यानी नयापन। शोध में किसी ना किसी रूप में ना आपका एक नया दृष्टिकोण, नई जानकारी, नए निष्कर्ष यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं, और यही जो नवीनता है वो शोध को और भी ज़्यादा आपकी सार्थक और उपयोगी यहाँ पे बनाती है। तो ज्ञान के क्षेत्र में आपकी ये वृद्धि भी करती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, तार्किकता एवं प्रामाणिकता, यानी शोध जो है ना वो आपकी तर्क और प्रमाण पर ही बेस्ड होती है। इसमें किसी भी निष्कर्ष को बिना प्रमाण के यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाता। शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को यहाँ पे तथ्यों, आंकड़े, संदर्भ ठीक है, और प्रमाणों के आधार पर ही क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो तार्किक विश्लेषण के कारण भी ना जो शोध के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके विश्वसनीय बनते हैं, और इसी प्रकार जो आपकी प्रामाणिकता होती है वो शोध की क्वालिटी का सबसे प्रमुख आधार मानी जाती है, ठीक है। उसका शोध की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख यहाँ पे आधार मानी जाती है। तो प्रमाणों में जो आपके अभाव है, प्रमाणों के अभाव के अंदर आपकी जो शोध की विश्वसनीयता होती है वो खो जाती है। तो इसलिए आपकी जितनी भी शोध होती है ना वो तर्क और प्रमाण और सत्यापन का ज़्यादातर ये क्या रखती है, विशेष महत्व रखती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि शोध के अंदर आपका जो ज्ञान अर्जन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आपके सत्यों की खोज करना, नए ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है, और जो पहले से ज्ञान जो आपके पास है उसको और भी ज़्यादा विस्तारित रूप देना। तो शोध का स्वरूप जो है वो व्यापक है, बहुआयामी है, ठीक है, जिससे आपकी समस्या निर्धारण, तथ्य संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, निष्कर्ष, ये सारे के सारे आपके जो भी तत्व हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, नवीन तार्किकता, प्रामाणिकता, ये सब क्या है, आपकी शोध की विशेषता है, क्वालिटी है, और इन विशेषताओं के कारण ही जो आपकी शोध जो है वो उसका ज्ञान का जो विकास है वो और भी ज़्यादा प्रभावी बनता है। समाज, साहित्य, विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में आपका इसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान नज़र आता है। तो शोध जो है ना वो मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास का भी यहाँ पे आधार मानी जाती है, और किसी भी विषय के बारे में डिटेल में समझने के लिए और प्रामाणिक अध्ययन करने के लिए ये अनिवार्य होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके गिव अवे के क्वेश्चन की। तो गिव अवे का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपके शोध है, शोध के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। गिव अवे का पहला क्वेश्चन है कि शोध के प्रकार बताइए, शोध के प्रकार बताइए। पहला प्रश्न आपका ये है कि शोध के प्रकार बताइए। वहीं दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि साहित्यिक शोध, ठीक है, वैज्ञानिक शोध और आपका जो साहित्यिक शोध जो है इनके बीच का अंतर बताइए, ठीक है, वैज्ञानिक और साहित्यिक शोध के बीच का अंतर बताइए, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न आपका ये है कि शोध के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है, शोध के विभिन्न चरणों को बताइए, यानी किस किन स्टेपों में आपके जो शोध जो है उसको यहाँ पे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है,
वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपने उसे बहुत अच्छे से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टा पेज को फॉलो करके आप हमें डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जो 3 लकी विनर्स जो हैं गिव अवे के क्वेश्चन वाले, वो आपको हमारे व्हाट्सएप एट टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस जब हम करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है। अब जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको पता चल पाए कि वो 3 लकी विनर्स कौन से हैं जिनको हमने एब्सोल्युटली फ्री नोट्स जो हैं प्रोवाइड कराए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स को बाय करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप हमें डायरेक्ट वहाँ से जो नोट्स है इजीली परचेज कर सकते हैं। और प्राइस भी यहाँ पे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है, ओनली 50 रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।